आधुनिक दुनिया की एक खाने पीने की शौकीन लड़की अचानक खुद को शाही महल की निर्दयी दीवारों के भीतर पाती है, जहां उसकी हैसियत बस एक मामूली, लगभग अदृश्य उपपत्नी की है। सौभाग्य से महल का खाना इतना बुरा नहीं कि वो भूखी मर जाए, लेकिन वहां की औरतें, वे तो हर वक्त षड्यंत्र, ईर्ष्या और सत्ता के खेल में डूबी रहती हैं। जब हर मुस्कान के पीछे जहर छिपा हो, तो शिष्टाचार किस काम का। दूसरों की चापलूसी करने से बेहतर है कि वो अपने हाथों से गर्मागर्म बंस बनाए और सबका दिल जीत ले। महल में उसका पहला साल अपमान, साजिशों और अत्याचारों में बीता। ना सम्राट का प्यार मिला, ना किसी का सहारा। लेकिन 10 साल बाद वही अनदेखी लड़की 6 महलों पर राज कर रही थी। उसकी सुंदरता, बुद्धिमानी और पाककला ने उसे सम्राट की सबसे प्रिय स्त्री बना दिया, और पूरे हरम की आंखों का कांटा भी। वह सिर्फ जीवित रहने नहीं आई थी, वह जीतने आई थी। दुष्ट प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला, सम्राट का दिल जीतना, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना। इसी संघर्ष के बीच जिया रुकिंग शाही महल की सबसे खतरनाक और सबसे मोहक स्त्री बनती चली गई। कौन कहता है कि सम्राट का दिल पत्थर का होता है? जिया रुकिंग ने ठान लिया था, वह सिर्फ उसकी प्रिय पत्नी नहीं, बल्कि उसकी दुनिया बनेगी। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। धन्यवाद। कितनी बुरी किस्मत। जिया रुकिंग को लगा कि वह सचमुच सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पहले तो वह बीमार पड़ी और मर गई। फिर उसे एक विचित्र जगह पर भेज दिया गया, चू राजवंश के हरम में। और तो और वह 7वें दर्जे की महिला थी जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसकी यह स्थिति सम्राट की छोटी रखेलियों की तुलना में कहीं भी नहीं थी। मूल मालिक को भूल जाए। शाही भर्ती के लिए चुने जाने के बमुश्किल 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और मेरी यादों के अनुसार उसके कुछ अजीब रिश्तेदार भी थे। फिर सोचा, दूसरों के लिए दुख जताने की क्या जरूरत है जब मैं खुद पर तरस खा सकता हूँ। आखिरकार इस गड़बड़ को तो मुझे ही संभालना है। श्रेया रुकिंग खिड़की के पास कान के पलंग पर झुकी हुई थी, अपना हाथ माथे पर रखे हुए वह आकाश की ओर देख रही थी। मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद से 1 महीना बीत चुका है, और मुझे अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि सम्राट कैसे दिखते हैं, न तो उनकी लंबाई, और न ही वे पतले हैं या मोटे। ये सच है कि महल में भोजन ठीक ठाक था, जिससे गुजारा हो जाता था, लेकिन हमेशा निचले स्तर पर संघर्ष करना कोई जीने का तरीका नहीं था। एक छोटी सी गलती भी मुझे चींटी की तरह कुचल कर मार सकती थी। आह, बस बहुत हो गया। ज्यादा सोचने से चिंता होती है, व्यवहारिक बातों पर ध्यान देना बेहतर है। श्रेया रुकिंग ने उठते हुए खुद को पंखा किया और छोटे से चाय के कमरे की ओर चल पड़ी। क्या ओसमंथस की चीनी कैंडी तैयार है? एक महिला होने के नाते उन्हें मिठाई खाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस सुनहरी शरद ऋतु में ओसमंथस के फूल खिले होने के कारण उन्होंने खुद कुछ मिठाई बनाई और शियाओ जीजी को चूल्हे की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरी मालकिन, सब कुछ तैयार है। जियाओ जीजी ने मुस्कुराते हुए जल्दी से मिठाई को प्लेट में परोसते हुए अपने माथे से पसीना पोंछने की जहमत भी नहीं उठाई। श्रेया रुकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? उनके जैसी महिला के पास 2 राजमहल की दासियां और एक हिजड़ा होना चाहिए था, जो उनकी हर आज्ञा का पालन करें। लेकिन असल में वे दोनों दासियां अक्सर बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी, और केवल श्याओ जीजी ही रह जाती थी। श्याओ जीजी की मुस्कान एक पल के लिए अजीब सी हो गई। वह असमंजस में पड़कर अपने सिर के पीछे खुजलाने लगी। उन दोनों ने फिर से अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया होगा। जिया रुकिंग बिना किसी और स्पष्टीकरण के समझ गई। उसने मन ही मन चिढ़कर कुछ नहीं कहा। उसने बची हुई मिठाई शाओ जीजी को दे दी और ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए थाली लेकर आंगन में चली गई। लाउंज कुर्सी पर आराम से लेटते हुए उसने ताजगी भरी चाय की एक घूंट ली और एक मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। ओसमंथस की मीठी खुशबू उसके मन को मोह लेती थी। उसका उदास मन आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। जैसे ही वह आंखें बंद करके आराम कर रही थी, अचानक दरवाजा खुल गया और लोगों का एक समूह अंदर आ गया। यह एकांत स्थान आमतौर पर बहुत शांत रहता था, इसलिए जिया रुकिंग चौंक गई। वह स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने एक मुख्य हिजड़े को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते देखा। बधाई हो, लेडी श्रेया। सम्राट ने आज आपको बुलाया है। मैं विशेष रूप से आपको सूचित करने आया हूँ, मुख्य हिजड़े ने घोषणा की। ये प्रमुख हिजड़ा अपनी पदवी के अनुरूप नीलम नीले रंग का चोगा पहने हुए था। कॉलर और कफ पर बने पैटर्न अलंकृत थे, और उसकी बांह पर एक बेदाग झाड़ू रखी थी। एकदम गरिमापूर्ण व्यक्तित्व। श्रेया रुकिंग कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे उस व्यक्ति की याद आ गई। वह फैंग एनफू था, जो शाही मामलों के कार्यालय का मुख्य प्रबंधक था और हरम में शाही कृपा प्रदान करने का कार्य संभालता था। सभी उपपत्नियां, चाहे उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की, उसकी कृपा पाने के लिए होड़ करती थी। खुद को संभालते हुए जिया रुकिंग पास आए और आधा झुककर प्रणाम किया। नपुंसक फैंग, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये वह व्यक्ति है जिसे मैं नाराज नहीं कर सकती। उसका आधा झुकना सम्मान और शिष्टाचार का एक सच्चा संकेत था। हमेशा की तरह फैंग एनफू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेडी श्रेया बहुत ही विनम्र हैं। जल्द ही कोई आकर आपको निर्देश देगा। अब मैं चलती हूँ। हिजड़ा फैंग, कृपया अपना ख्याल रखना, जिया रुकिंग ने जवाब दिया। जैसे ही वह बोल रही थी, श्रेया जीजी जल्दी से एक थैली लेकर आगे आई। किन्न फैंग ने मुस्कुराते हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। थैली में थोड़ी सी चांदी थी। आखिरकार श्रेया रुकिंग गरीब थी, लेकिन फैंग एनफू की अपनी ही योजनाएं थी। फैंग एनफू ने सोचा, अगर लेडी श्रेया हरम में 1 साल बिताने के बाद भी अपनी छाप छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने सम्राट का ध्यान जरूर आकर्षित किया होगा। उनके प्रति विनम्र और मिलनसार व्यवहार करके मैं गलत नहीं हो सकता।
किन्न फैन को विदा करने के बाद ज़िया रुकिंग लौटी और स्तब्ध होकर सोफे पर बैठ गई। ज़िया उज़ीज़ी की अपार खुशी के विपरीत ज़िया रुकिंग कुछ हद तक स्तब्ध थी। क्या आज सुबह ही शाही उद्यान में ओसमंथस के फूल तोड़ते समय मेरी मुलाकात सम्राट से नहीं हुई थी? मैंने दूर से ही घुटने टेककर प्रणाम किया, इससे पहले कि मैं उनका चेहरा ठीक से देख भी पाती। सम्राट के बहुत दूर चले जाने के बाद ही मैंने हिम्मत करके अपना सिर उठाया। इतनी कम बातचीत के बाद क्या उन्हें मुझ में रुचि हो गई होगी? अगर कुछ हुआ भी तो बस इतना कि सम्राट कुछ सेकंड के लिए मेरे सामने रुके और मैंने एक दो नजरें उन पर डाली। लेकिन मुझे बस ड्रैगन बूट्स की एक जोड़ी दिखाई दी, 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन, सुनहरे धागे से किनारी किए हुए। अगर इन्हें आधुनिक युग में देखा जाए तो शायद इन्हें प्राचीन वस्तु माना जाएगा। जहां तक उस व्यक्ति के चेहरे की बात है, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। सम्राट की मेरी यादें बहुत धुंधली हैं। ये तो कुछ अंतरंग पलों की ओर बढ़ रहा है। डॉट 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 दोपहर में कई नने अपनी परिचारिकाओं के साथ झावा हुआ मंडप में आई। ये वीरान जगह सचमुच बहुत सुनसान है। किसी ने शिकायत की, श्रेया रुकिंग ने इस पर विचार किया। ये जगह वाकई एकांत में है। जाओ हुआ मंडप के उत्तर में शीत महल है, जिसे अशुभ माना जाता है। थोड़ी सी भी चालाकी रखने वाला हर कोई यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। मैं अकेली बची हूँ, लेकिन शांति पाने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। अगर मैं भीड़ भाड़ में रहती तो मुझे बहुत शोरगुल लगता। शिष्टाचार की औपचारिकताओं के बाद वे लोग पानी उबालने और कपड़े और गहने तैयार करने में जुट गए। जाओ हुआ मंडप पहले कभी इतना जीवंत नहीं हुआ था। कुछ ही देर में एक नन पास आई और बोली, लेडी श्रेया, सुगंधित स्नान तैयार है। कृपया मेरी लेडी, आप अब स्नान कर सकती हैं। आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद बहन। ज़िया रुकिंग ने थोड़ा झुककर धन्यवाद व्यक्त किया। उसने सोचा, सम्राट के सेवक वाकई बहुत कुशल हैं। आमतौर पर स्नान करने में इतना समय नहीं लगता। फूलों की पंखुड़ियों से भरे टब में भीगते हुए ज़िया रुकिंग ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी बहनों को सुगंधित साबुन से उसे धोने दिया। अब मैंने खुद को संभाल लिया है। ये तो बस बिस्तर पर रोमांस करने जैसा है, इसमें नापसंद करने जैसी क्या बात है? क्या इसके लिए मौत को गले लगाना सही है? मुझे मुश्किल से जिंदगी का दूसरा मौका मिला है, इसलिए मैं अभी मरने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। बधाई हो महारानी जी, आखिरकार हम सफल हो गए। महल की दासी की यूटोंग ने उनके बगल में उत्साह से कहा। जी हाँ, बिल्कुल, आखिरकार हम कामयाब हो गए। कि होंग भी आगे आए और लगन से उसके लिए गर्म पानी डालने लगी। श्रेया रुकिंग टब के किनारे पर झुक गई। उसकी बादाम जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसने दोनों नौकरानियों को ठंडी निगाहों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ये दोनों मेरी महल की दासियां हैं। आमतौर पर तो इनकी परछाई भी नजर नहीं आती, लेकिन अब ये उत्सुकता से बाहर निकली हैं। ये गहरा महल। स्नान करने के बाद ज़िया रुकिंग ने अपने लिए तैयार किए गए हल्के जालीदार वस्त्र पहन लिए। पारदर्शी परतों से अंदर पहने वस्त्रों का हल्का सा आभास हो रहा था और उसके चिकने काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे, जिससे वह किसी परी की तरह दिव्य लग रही थी। महामहिम, आपके बाल सचमुच बहुत सुंदर हैं। कितने काले और मुलायम हैं। कि यूटोंग ने सूती कपड़े से उनके बाल सुखाते हुए प्रशंसा की। कई बड़ी बहनों ने तैयार किया हुआ रूज और पाउडर निकाला और उसका मेकअप करने की योजना बनाई, लेकिन ये देखकर ज़िया रुकिंग ने भौहें चढ़ा ली। बहनों, शायद मैं खुद ही कर लूं। तुम सब आधे दिन से व्यस्त हो और थकी हुई होगी, क्यों न चाय के साथ थोड़ा आराम कर लो? ज़िया रुकिंग ने सुझाव दिया। फिर उसने अपने ड्रेसिंग केस से जेड के कंगन, रत्न जड़ित एक हेयरपिन और दक्षिणी मोतियों से जड़े झुमके निकाले और मुझे दे दिए। दोनों बहनें एक पल के लिए झिझकी और एक दूसरे को देखने लगी। फिर मुस्कुराकर उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिए। लेडी श्रेया, आप अपना मेकअप कर सकती हैं, लेकिन बाकी सब कुछ आपको हमारे निर्देशों के अनुसार ही करना होगा। नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा, सम्राट को भारी मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए लेडी ज़िया, कृपया इसे संयमित तरीके से करें। याद दिलाने के लिए धन्यवाद बहनों, ज़िया रुकिंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। बहनों ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसके जैसी कई युवतियां देखी थी, वे युवतियां जो बिस्तर पर सम्राट की सेवा करते समय अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। कुछ लोगों ने अपने शरीर को फूलों के स्टिकर से सजाया, कुछ ने सुगंधित मलहम लगाए और यहाँ तक कि कुछ ने अपने माथे पर फूलों की पंखुड़ियां भी चित्रित की। हालांकि ज़िया रुकिंग को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसका चेहरा पहले से ही काफी नाजुक था और उसे किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले उसने चावल के पाउडर की एक पतली परत लगाए, अपनी नाजुक बाहों को हल्के से आउटलाइन किया, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और गालों पर हल्का सा ब्लश लगाया। अपने गहनों के संग्रह में से उसने फिरोजी रंग की एक खंडित जैड हेयरपिन और एक सफेद दक्षिणी मोती की हेयरपिन चुनी। उसने लापरवाही से अपने काले बालों की एक लट को ऊपर की ओर बांध लिया और बाकी बालों को कंधों पर लहराने दिया। इस तरह के परिधान में उनका पूरा रूप ताजगी भरा और सुरुचिपूर्ण लग रहा था, जो एक अलग ही तरह की गरिमा को प्रकट कर रहा था। लेडी श्रेया में सचमुच प्राकृतिक सुंदरता है, बहनों ने कहा, जो उनकी चतुराई और चमक को देखकर और भी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा कर रही थी। ये सब सिस्टर्स की देखभाल की बदौलत है, ज़िया रुकिंग ने हल्के से झुककर जवाब दिया। सिस्टर्स को सुखद आश्चर्य हुआ और उन्हें पहले से कहीं अधिक सराहना महसूस हुई। जब वे उसे चूनन गाड़ी तक ले जा रहे थे, तब भी कुछ लोग उसे सम्राट को प्रसन्न करने के तरीके बता रहे थे। महोदया, बस इतना याद रखें कि विनम्र और आज्ञाकारी रहें और आप कभी गलत नहीं होंगी, सिस्टर्स में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया रुकिंग शर्मा गई। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और महल की एक दासी के सहारे चूनन गाड़ी में सवार हो गई। चुनेन गाड़ी में बैठे बैठे ज़िया रुकिंग घबराने लगी। उसे इस मामले में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। पिछले जन्म में असमय मृत्यु से पहले उसे डेटिंग का मौका भी नहीं मिला था। पुनर्जन्म लिए उसे अभी 1 महीना ही हुआ है और अब उसे उसके साथ बिस्तर साझा करने की उम्मीद की जा रही है। उसे क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। बस एक मरी हुई मछली की तरह पड़ी रहे, ये तो और भी बुरा लगता।
पूरी यात्रा के दौरान वह बहुत परेशान रही, लेकिन फिर भी कोई रणनीति नहीं बना पाई। खैर, उसने सोचा, जब समय आएगा तो क्यों न काम चलाओ उपाय अपना लूं। आधे घंटे बाद चुनीन रथ सम्राट के झाओचेन महल के पिछले कोने वाले द्वार पर रुका। कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने रथ को बाहर निकलने में मदद की। लगभग 15 मिनट तक इधर उधर घूमने के बाद वे एक हॉल में पहुंचे। यह सचेन हॉल है, कृपया यही प्रतीक्षा करें लेडी जिया, हम पहले यहाँ से विदा लेते हैं, बहनों ने कहा और उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाकर वहां से चली गई। शेया रुकिंग इधर उधर भटकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह बस कान पर बैठी चारों ओर देख रही थी। उसने देखा कि जीचेन हॉल भव्य और आलीशान था। उसकी सोने और जैद की चमक उसकी विलासितापूर्ण सुंदरता को कम नहीं कर रही थी। जिस छोटे से कमरे में वह थी, वह भी बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। कान पर मखमली तकिया रखा था। मेज पर सुगंधित चाय का एक प्याला रखा था, जो बिल्कुल सही तापमान पर गर्म था। उसके बगल में अजगर के पैटर्न वाले एक छोटे से तिपाईनुमा धूपदान से अम्बरग्रीस की लपटें निकल रही थी। छोटी सी कांच मेज पर एक खुली किताब पड़ी थी। शेया रुकिंग ने सोचा, ये सचमुच सम्राट का क्षेत्र है। सादगीपूर्ण विलासिता, लेकिन गहन सार के साथ। ऊब महसूस करते हुए ज़िया रुकिंग ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। पता चला कि यह सन तजू की युद्ध कला की एक प्रति थी। अरे, इस राजवंश में भी ऐसी किताबें हैं। कुछ पन्ने पलटने के बाद ज़िया रुकिंग को नींद आने लगी और उसे जम्हाई आ गई। किताब में पारंपरिक अक्षर भरे हुए थे और वह अस्पष्ट और समझने में कठिन थी। अनजाने में ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, किताब को पकड़े हुए ही। जब झाओ जुनयाओ ने अपने राजकीय मामलों को निपटाकर यहाँ आए, तो उनका स्वागत इस दृश्य से हुआ। उसका छोटा सा शरीर सोफे पर अकेले ही सिमट कर लेटा हुआ था। उसकी बाहों में अब भी एक किताब थी। उसके मुलायम बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और गहरी नींद में सोते हुए उसकी पलकें हल्की हल्की कांप रही थी। झाओ जुनयाओ ने एक पल के लिए रुककर किसी को उसे जगाने का निर्देश दिया। ये सोने की जगह नहीं है, उसने बिना किसी क्रोध के सौम्य स्वर में कहा। सम्राट, आपके सेवक ने अनादर किया है, कृपया सम्राट मुझे दंडित करें। ज़िया रुकिंग जाग उठी और तुरंत अपनी स्थिति को समझ गई। उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और विशिष्ट शाही पीले रंग के सामने घुटने टेक दिए। उठो, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। झाओ जुन्याओ मुड़े, सहजता से अपना चोला उठाया और सोफे के सामने बैठ गए। फिर उन्होंने ली शेंगन को आदेश दिया। देर हो रही है, खाना परोसो। हाँ, ली शेनगान ने सहमति जताते हुए कहा और बाकी लोगों को बाहर ले गया। कुछ ही देर में महल के सेवक एक एक करके अंदर आने लगे और खाना जल्दी से परोसा जाने लगा। ज़िया रुकिंग ने चुपके से कुछ नजरें डाली और वह दंग रह गई। उसने न केवल पहले कभी ऐसे व्यंजन नहीं खाए थे, बल्कि उन्हें कभी देखा भी नहीं था। आपका सेवक सम्राट के भोजन की व्यवस्था करेगा। ज़िया रुकिंग आगे बढ़ी, झुककर प्रणाम किया और कटोरा और चॉपस्टिक उठाकर सम्राट को भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। नियम यह था, जिसका सामाजिक स्तर नीचा होता था, उसे न केवल खाने की अनुमति नहीं होती थी, बल्कि उसे दूसरों के खाने के दौरान उनकी सेवा भी करनी पड़ती थी। कितना अन्यायपूर्ण था। झाओ जुन्याओ ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हाथ धोए और भोजन करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह उन्होंने चुपचाप भोजन किया। शेया रुकिंग ने उनके बगल में चाय परोसी। जब वे खाना खा रहे थे, तब वह चुपके से सम्राट को सिर से पैर तक निहार रही थी। अंततः उसे लगा कि भाग्य वास्तव में उसके प्रति काफी दयालु रहा है। आंखों के लिए एक दावत, ये वाक्यांश सम्राट के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता था। चाहे उनका रंग रूप हो, शारीरिक बनावट हो या स्वभाव, उनके बारे में सब कुछ एकदम सही था। थोड़ा सा भी कम होता तो वे बहुत भद्दे लगते, थोड़ा सा भी कम होता तो बहुत नाजुक लगते। शेया रुकिंग ने राहत की एक लंबी सांस ली। अब उसे उसके साथ चादरों में लोटपोट होने के विचार से उतना प्रतिरोध नहीं रहा। सम्राट के भोजन की व्यवस्था पूरी करने के बाद ज़िया रुकिंग के पैर खड़े रहने से दुखने लगे। झाओ जुन्याओ ने अपने हाथ धोकर अपने सेवकों के साथ प्रस्थान किया। खाना खाने के बाद ज़िया रुकिंग एक और लंबे इंतजार में जुट गई। सम्राट रात के 9-11 बजे हाई आवर तक नहीं लौटे। उसने सोचा, सम्राट होना वाकई बहुत थका देने वाला काम होगा। फिर कपड़े धोने और साफ सफाई का दौर शुरू हुआ। फिर लाल मोमबत्तियां टिमटिमा उठी और बिस्तर के पर्दे लहरों की तरह लहराने लगे। शेया रुकिंग को असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी कमर और टांगों में दर्द था। 2 घंटे बाद उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर ही टूटकर बिखर जाएगा। अंततः वह बेहोशी की अवस्था में चली गई। उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन झाओ जुनयाओ को अभूतपूर्व रूप से अच्छा महसूस हो रहा था। कई राउंड के बाद भी उसे कुछ हद तक असंतुष्टि महसूस हो रही थी। वह पहले कभी इतना अविवेकी नहीं हुआ था। जब से सेवकों ने उसकी सेवा करना शुरू किया था, तब से वह ऐसे मामलों में अतिभोग से बचता रहा था। उसकी नजर में ये खाने या सोने जैसा था। 7 या 8/10वां हिस्सा ही पर्याप्त था। इससे अधिक कुछ भी कम के बराबर बुरा था। अब झाओ जुन्याओ ने ज़िया रुकिंग की ओर देखा, जो पहले से ही उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। उसकी पहले की भोली और साहसी प्रवृत्ति के बारे में सोचते ही उसके अंदर एक बार फिर गर्मी की लहर दौड़ गई और उसने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। भोर होते ही वह दरबार में हाजिर होने के लिए उठ गया। बहनों ने देखा कि ज़िया रुकिंग अभी भी सो रही है, तो उनके चेहरे उतर आए और वे उसे जगाने की तैयारी करने लगी। लेकिन झाओ जुन्याओ ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, उसे जगाने की जरूरत नहीं है। उसे सोने दो। पिछली रात तो मेरी ही गलती थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने सोचा। बहनों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने बस किसी को उस पर नजर रखने के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार ज़िया रुकिंग सुबह होने तक सोती रही। जब वह झाओ हुआ मंडप लौटी, तब तक दिन का उजाला हो चुका था और सुबह की अभिवादन सभा में आधे घंटे से भी कम समय बचा था। जल्दी करो, मुझे तैयार होने में मदद करो। मुझे अभी भी जियाओफांग हॉल में जाकर प्रणाम करना है। ज़िया रुकिंग ने कुछ चिंतित होकर आग्रह किया। उसकी सामाजिक स्थिति पहले से ही निम्न थी और उसे अभी अभी एक विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अगर वह कोई गलती करती पकड़ी जाती, तो यह मौत को दावत देने जैसा होता।
मालकिन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम केवल जियाओफांग हॉल के बाहर ही प्रणाम करते हैं, इसलिए अगर थोड़ी देर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कियू टोंग ने गर्व से कहा। पहले कुछ अन्य युवतियां सेवा की पहली रात के बाद जाती ही नहीं थी, इसलिए चिंता मत करो मालकिन, कियू होंग ने सहमति जताते हुए कहा। शेया रुकिंग ने उन्हें गुस्से से घूरा, उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थी। मूर्ख, एक मामूली 7वें दर्जे की महिला एक रात के एहसान के बाद इतनी घमंडी हो गई। महारानी को तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे निपटने के लिए बहुत से लोग छुपकर इंतजार कर रहे हैं। शायद उन्हें पता भी न चले कि उनकी मौत कैसे हुई। ये दोनों तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। शेया रुकिंग की तीखी नजर से भयभीत होकर कियू टोंग और कियू होंग ने आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से शेया रुकिंग को कपड़े पहनाए और तीनों मालकिन और दासियां जियाओफांग हॉल के लिए रवाना हो गईं। केवल छठे और उससे ऊपर के पद वाले ही महारानी को प्रणाम करने के पात्र थे। 7वें पद की महिला होने के नाते ज़िया रुकिंग को प्रणाम करने के लिए हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने केवल जियाओफांग हॉल के दरवाजों के बाहर घुटने टेककर 3 बार प्रणाम किया। महारानी के दल की प्रथम श्रेणी की वरिष्ठ राजसी दासी यूलैन उनसे मिलने बाहर आई। महारानी का कहना है कि महारानी ज़िया सम्राट की सेवा करते करते थक गई होंगी, इसलिए आपको जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहिए, यूलैन ने कहा। फिर उसने लाल कपड़े से ढकी एक नक्काशीदार लाख की थाली पेश की। कपड़ा हटाने पर जेडाइट के कुछ कांटे और सिर के आभूषण दिखाई दिए। गुणवत्ता औसत थी, लेकिन फिर भी वे बेहद खूबसूरत थे। महारानी, आपकी कृपा और उदारता के लिए धन्यवाद। ज़िया रुकिंग ने आदरपूर्वक एक बार फिर सिर झुकाकर पुरस्कार स्वीकार किया। धन्यवाद सिस्टर यूलैन, लेडी शेया बहुत ही विनम्र हैं, यूलैन ने मुस्कुराते हुए कहा। शेया रुकिंग ने उसे एक पस दिया और इनाम लेकर विदा ली और चली गई। वापस आकर उसने गर्म पानी से स्नान किया, खाना खाया और पूरे दिन सोई, तब जाकर उसकी ताकत वापस आई। लेकिन अभी इस बारे में विस्तार से बात नहीं करते। इसी बीच महारानी ने सम्मान व्यक्त करने आई महल की रानियों को विदा कर दिया और भीतरी कक्ष में लौट आई, जहां यूलैन उनके लिए चाय लेकर आई। महारानी एक आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन्होंने चाय स्वीकार की और पूछा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? यूलैन ने थोड़ी देर सोचा और सच्चाई से जवाब दिया, वह ईमानदार और सभ्य लगती है और दिखने में भी अच्छी है। महारानी हंस पड़ी। शाही उद्यान में एक ही मुलाकात के बाद सम्राट ने उन्हें पसंद कर लिया, जाहिर है वह दिखने में बहुत सुंदर है। महाराज, यूलैन कुछ चिंतित थी। फिर भी महारानी ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं 15 साल की उम्र में महल में आए और सम्राट से शादी कर ली। युवराज की पत्नी से महारानी बनने तक 4 साल पलक झपकते ही बीत गए। अगर मैं दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो मैं इस पद पर नहीं बैठी होती। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, महारानी उठी और खिड़की की ओर चली गई। बाहर महल के सेवकों ने नए गुलदाउदी के फूल सजा रखे थे। अब शरद ऋतु का मौसम था, जो गुलदाउदी का आनंद लेने के लिए एकदम सही समय था। ये हरम 100 फूलों के समान है। पतझड़ में गुलदाउदी चमकीले ढंग से खिलती हैं, सर्दियों में विंटर स्वीट खिलती है और वसंत में बिल्कुल अलग ही नजारा होता है। यहाँ हमेशा खिले हुए फूल होते हैं और हमेशा उससे भी ज्यादा फूल मुरझाकर गिर जाते हैं। ये कहते हुए महारानी हंस पड़ी। वे सभी कृपाएं सारहीन हैं, केवल पद ही वास्तविक और ठोस है। उन्हें चाहे कितना भी सम्मान प्राप्त हो, जब वे उसे देखते तो क्या वे अब भी आदरपूर्वक शिष्टाचार का पालन नहीं करते और उसे महारानी कहकर संबोधित नहीं करते? चाहे पैतृक मंदिर में बलि अनुष्ठान हो या शाही जैद तितली समारोह, केवल उन्हें ही सम्राट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त था। 100 वर्ष बाद भी वही सम्राट के साथ एक ही समाधि में विश्राम करेगी। तो फिर उन कृपाओं के लिए होड़ करने का क्या फायदा? महारानी तो महारानी है। अगले दिनों में सम्राट ने किसी भी रानियों को नहीं बुलाया। महारानी और उनके पूरे हरम को आखिरकार राहत मिली। उस समय के आसपास होने वाली दैनिक अभिवादन गतिविधियों के दौरान जब भी यह विषय उठता था, माहौल अक्सर कुछ हद तक उपहासपूर्ण हो जाता था। मुझे लगा कि वह भाग्यशाली थी। अगर वह सचमुच भाग्यशाली होती तो उसे 1 साल तक उपेक्षित नहीं किया जाता। ये पहली बार था जब उसे विशेष तवज्जो मिली थी, आप जानते हैं। ये सच है, लगता है यह महज अच्छी किस्मत थी। चूंकि उनकी चर्चा का विषय मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद जब भी यह विषय उठता था, माहौल अक्सर कुछ हद तक उपहासपूर्ण हो जाता था। मुझे लगा कि वह भाग्यशाली थी। अगर वह सचमुच भाग्यशाली होती तो उसे 1 साल तक उपेक्षित नहीं किया जाता। ये पहली बार था जब उसे विशेष तवज्जो मिली थी, आप जानते हैं। ये सच है, लगता है यह महज अच्छी किस्मत थी। चूंकि उनकी चर्चा का विषय मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की, उसे उबाऊ पाया और फिर उस मामले को वहीं छोड़ दिया। आधे महीने में मध्य शरद उत्सव आ रहा है, महारानी ने मुस्कुराते हुए निर्देश दिया। आप सभी वापस जाकर अच्छी तरह से तैयारी कर लें। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप उसे आंतरिक मामलों के मंत्रालय से प्राप्त कर सकते हैं। जी महारानी। वे सभी एक साथ खड़े हो गए और शिष्टाचारवश अभिवादन किया। महारानी ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उन्हें विदा कर दिया। शेया रुकिंग का रुतबा नीचा था और वह एकांत प्रिय महिला ही रही। एक बार कृपा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने हरम में कोई हलचल नहीं मचाई। आखिरकार ऐसी कई महिलाएं थीं जिन्हें एक बार कृपा प्राप्त हुई थी और फिर उन्होंने सम्राट को कभी नहीं देखा। हालांकि जब लगभग सभी लोग उसे भूल चुके थे, तब सम्राट खुद को रोक नहीं पाए और उसे फिर से अपने शयन कक्ष में बुला लिया। इस बार उसे मार्गदर्शन देने के लिए कोई बहन नहीं थी। उसे सब कुछ खुद ही तैयार करना था और ज़िया रुकिंग मन ही मन काफी विरोध कर रही थी। ये सब बहुत थका देने वाला था। उसने उसकी सुंदर चाल ढाल से उसे एक सभ्य व्यक्ति समझा था, लेकिन अंदर से वह कठोर था। उसके हाथ खुरदुरे थे और उसमें संयम की कमी थी। उसके शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था।
10 वर्ष की आयु में युवराज घोषित किए गए सम्राट ने साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और तीरंदाजी और घुड़सवारी में निपुण थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया जो बिल्कुल भी कठोर नहीं था। मेरी मालकिन, क्या आपको ये पहनना चाहिए? कियूटोंग उनके सामने चुनने के लिए अपने सारे कपड़े ले आई। आंखें खोलते ही उसे सिर्फ चटक लाल और भड़कीले हरे रंग ही दिखाई दिए। इतने भद्दे रंग। ज़िया रुकिंग ने भौहें चढ़ाईं। मेरे लिए कुछ सादे रंग के कपड़े लाओ। सारे कपड़े सस्ते थे, अगर वे बहुत ज्यादा चमकीले होते तो असहनीय रूप से भद्दे लगते। अंततः ज़िया रुकिंग ने आसमानी नीले रंग का शाही परिधान चुना। उसने महारानी द्वारा उपहार में दिए गए जैद आभूषणों को उतार दिया और केवल 2 हेयरपिन और एक जोड़ी झुमके पहने। कियू होंग ने अपने बालों को एक साधारण जूड़े में बांधा, हल्का मेकअप किया और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई। इस रूप में उनमें एक साधारण परिवार की गोरी महिला की कोमल सुंदरता झलकती थी। मेरी पत्नी सचमुच बहुत खूबसूरत दिखती है। बेशक वह करती है, वरना सम्राट उसे याद क्यों रखते। कियू होंग और कियू टोंग ने चापलूसी और खुशामद की। ज़िया रुकिंग ने उन्हें बस एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा, जो कियू होंग को चुप कराने के लिए काफी था। इस शरीर की बनावट वाकई बेहद आकर्षक थी। शायद सौंदर्य की पराकाष्ठा तो नहीं, लेकिन देखने में बेहद मनमोहक थी, विशेषकर वो साफ बादाम के आकार की आंखें। शाम होते ही ज़िया रुकिंग फिर से चुनिन रथ पर सवार होकर ज़ीचेन हॉल गई। वह अभी भी वही छोटा कमरा था, लेकिन इस बार उसे पिछली यात्रा की तरह सहजता नहीं मिली, क्योंकि वह सम्राट की सेवा करने के लिए वहां आई थी। गहरे नीले रंग के अनौपचारिक परिधान में सजे झाओ जुनियाओ गर्म ईंट के पलंग पर आराम से बैठे थे। उनके हाथ के पास चाय का प्याला रखा था और वे एक किताब में मग्न थे, जबकि पास में रखे पीतल के धूपदान से अगरबत्ती की सुगंध धीरे धीरे हवा में फैल रही थी। ज़िया रुकिंग को आश्चर्य हुआ कि वह देखने में काफी आकर्षक था, सभ्य और सज्जन। फिर भी रात में उसके रूखे व्यवहार को याद करते हुए उसने मन ही मन कहा, सचमुच सूरत धोखा दे सकती है। उसने झुककर अभिवादन किया। जैसे ही वह चाय परोसने वाली थी, झाओ जुनियाओ ने अचानक ऊपर देखा। कोई जरूरत नहीं, आप भी बैठ जाए। उसे इस तरह से सेवा किए जाने की आदत नहीं थी। धन्यवाद महाराज, ज़िया रुकिंग ने सावधानीपूर्वक उनके सामने नीची मेज पर बैठते हुए कहा, मन ही मन विलाप करते हुए, ये अपमानजनक दिन सचमुच सहन करना मुश्किल है। आपका नाम क्या है? झाओ जुनियाओ ने अनायास ही पूछा। महाराज, मैं ये सेवक ज़िया रुकिंग हूँ। चादरें अस्त व्यस्त हैं और उसे अभी तक मेरा नाम भी नहीं पता। सामंती समाज की यही तो बदहाली है, उसने कड़वाहट से सोचा। क्या तुम पढ़ सकते हो? उसने पूछा। बस कुछ ही अक्षर, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। पारंपरिक अक्षरों को पहचानना भी उसके लिए मुश्किल था, लेखन में तो वह जो गड़बड़ करती थी, उसे पहचानना तो दूर की बात थी, विनम्रता ही उसका एकमात्र सहारा था। झाओ जुनियाओ ने और कुछ नहीं कहा, बस एक ब्रश उठाया और कागज के एक टुकड़े पर कुछ अक्षर लिख दिए। ज़िया रुकिंग ने ऊपर देखा और थोड़ा शर्मा गई, यह उसका अपना नाम था। क्या ये वही अक्षर हैं? उसने कागज की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, उसने नीचे देखते हुए धीरे से उत्तर दिया। अपने नाम को इतने बोल्ड और सशक्त अक्षरों में लिखा देखकर वह अजीब तरह से उत्तेजित महसूस कर रही थी। झाओ जुनियाओ ने अपना ब्रश नीचे रखा और मुस्कुराया। यह एक अच्छा नाम है, स्पष्ट रूप से किसी शिक्षित व्यक्ति द्वारा चुना गया है। ये कहकर वह खड़ा हो गया और खाना परोसने का आदेश दिया। ज़िया रुकिंग तुरंत उठकर उसकी सेवा में जुट गई, उसके हाथ धोने में मदद की, चाय पिलाई इत्यादि। रात हो गई और एक और थका देने वाला काम शुरू हो गया। ज़िया रुकिंग असहनीय पीड़ा से भरी हुई थी। शिष्टाचार और शालीनता का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, वह तो एक दरिंदा था। ये सरासर यातना थी, उसकी कमर मानो टूट ही जाएगी। समझ से परे था, उसके पास महिलाओं की कमी तो नहीं होगी। शुरू में ज़िया रुकिंग ने सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह अपने आसपास की चीजों के प्रति अचेत हो गई। झाओ जुनियाओ को लगा कि यह पिछली बार जैसा ही था, उतना संतोषजनक नहीं। वह शर्मीली थी फिर भी साहसी थी, दिखावे से रहित। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उससे डरी नहीं थी और जवाब देने का साहस रखती थी। धुंधली चांदनी में उसने अपने कंधे पर बने काटने के निशानों की स्पष्ट रेखा को देखा और सचमुच हंस पड़ा। कितना छोटा शैतान है। अगर ज़िया रुकिंग को उसके विचार पता होते तो वह जरूर अपनी आंखें घुमा लेती। मर्द सब एक जैसे ही होते हैं, आज्ञापालन में उदासीन लेकिन प्रतिरोध में रोमांचित। कितनी घिनौनी प्रवृत्ति है। लेकिन चलिए विषयांतर न करें। अगले दिन भोर होते ही आकाश उजाला होने पर ज़िया रुकिंग लौट आई। माफ करना, मुझसे गलती से कब गिर गया। चोट तो नहीं लगी ना? ज़िया रुकिंग ने बिस्तर से नीचे उतरकर ये देखते हुए कहा। आप सब खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, है ना? आप लोग बड़ा चढ़ाकर बोलना बखूबी जानते हैं, है ना? चलिए देखते हैं कौन किससे आगे निकल सकता है। इतने लंबे समय तक मेरा पीछा करने के बाद मैं तुम दोनों को कैसे मार सकती हूँ। उठो, उसने कहा और खुद उन्हें उठने में मदद की। कियू होंग और कियू टोंग के चेहरे के भाव अनमोल थे। संदेह, उलझन, उन्हें मार पिटाई का डर नहीं था, लेकिन अब उनकी मुख्य योजना क्या थी? अचानक उन्हें भय और गहरी बेचैनी का अनुभव हुआ। इसी बीच ज़िया रुकिंग के मन में एक योजना बन रही थी। अब उसने कुलीन उपपत्नी शिव को अपना दुश्मन बना लिया था, जो एक अपरिवर्तनीय तथ्य था। ये दोनों नौकरानियां संभवतः महारानी से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई थी। इन्हें अपने पास रखना उपयोगी साबित हो सकता है। लेडी शिया को हाल ही में मिली कृपा और उन्हें सम्मानित महिला के पद पर पदोन्नत किए जाने की खबर एक दिन से भी कम समय में पूरे हरम में फैल गई थी। महल के विभिन्न कक्षों से चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाजें लगातार गूंजती रहीं, जिनमें सबसे लंबे समय तक गूंजने वाली और शानदार कर्कश ध्वनि कुलीन उपपत्नी शिव के जिफू महल से आ रही थी। वो कुतिया, उसने बस थोड़ी देर के लिए घुटने टेके, फिर बीमारी का बहाना बनाया ताकि सबको पता चले मानो मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया हो। कितनी धूर्त चाल है। कुलीन उपपत्नी शिव गुस्से से आग बबूला थी। उसका फर्श टूटे हुए प्यालों और प्लेटों के टुकड़ों से भरा पड़ा था। महारानी, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। वरिष्ठ महल की दासी यंग यू ने भय से कांपते हुए आग्रह किया।
मैं शांत कैसे हूँ? वह तो मानो मेरे सिर पर चढ़ गई है। मैं भला शांत कैसे हो सकती हूँ? महामहिम, आप उसका स्वभाव भली भांति जानती हैं। वह जिसका भी पक्ष लेती है उससे ऊंचे उठ खड़ी होती है। यंग यू ने जियाओफांग हॉल की ओर इशारा करते हुए कहा। इस घटना के संबंध में ये पूरी तरह संभव है कि वहां मौजूद व्यक्ति ने सम्राट को सूचना दी हो। इसके बाद यंग यू ने कहा, लेडी शिया के बारे में तो आपको और भी कम चिंता करने की जरूरत है। कुछ ही दिनों में सम्राट उसकी नवीनता से ऊब जाएंगे। जब वह सम्राट की कृपा खो देगी तो क्या आप उसके साथ मनचाहा व्यवहार नहीं कर पाएंगे? कुलीन उपपत्नी शह ने इस पर विचार किया। उसका मूड कुछ सुधरा और उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे पता था। बस एक मामूली सम्मानित महिला, अगर वह बीमार पड़ जाए तो क्या हुआ? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना हंगामा करने की? पता चला कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। महामहिम, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात सम्राट का स्नेह बनाए रखना है। अंततः इस महल में सत्ता सम्राट के हाथों में ही है। कुलीन उपपत्नी शह ने अपनी आंखें सिकोड़कर सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, सम्राट की अब तक केवल 2 बेटियां ही हैं। अगर मैं एक राजकुमार को जन्म देती हूँ तो कौन जाने भविष्य में क्या होगा। महारानी अभी तक एक राजकुमारी को जन्म भी नहीं दे पाए हैं। अंततः कौन विजयी होगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जहां तक शिया रुकिंग की बात है, छठे दर्जे की सम्मानित महिला के रूप में उनकी पदोन्नति का मतलब था कि उनके पास एक और परिचारिका हो सकती थी। एक दिन सुबह सुबह आंतरिक मामलों के मंत्रालय से स्टीवर्ड हाई उसके लिए 1 दर्जन से अधिक महल की नौकरानियों को लेकर आया ताकि वह उनमें से किसी एक को चुन सके। ये सभी इस वर्ष महल में नए आए हैं, आदरणीय महिला। आप जिसे चाहें चुन सकती हैं। हाय दाशिक ने मुस्कुराते हुए कहा। शिया रुकिंग ने धीरे धीरे उन सभी का जायजा लिया, फिर अपनी सीट पर लौट आई। इनमें से कोई भी चलेगा, मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। कृपया हिजड़ा हाय, क्या आप मेरे लिए एक चुन सकते हैं? उसने लापरवाही से एक छोटा सा डिब्बा खोलते हुए कहा, जिसमें से उसने गर्म मटन की चर्बी से बना जैक का कंगन निकाला और उससे खेलने लगी। स्टीवर्ड हाय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया। माननीय महोदया, आप जिसे चाहें उसे चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके शब्द अत्यंत कूटनीतिक थे। शेया रुकिंग ने ऊपर देखा और महल की दासियों का फिर से ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अंततः उसकी निगाह सबसे पीछे खड़ी एक साधारण सी लड़की पर टिक गई। सेवक हाय ने सिर झुकाकर धीरे से सिर हिलाया। ज़िया रुकिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने दूसरी नौकरानी की ओर इशारा किया। इस बार हाय दाशिक ने हल्के से, लगभग न के बराबर सहमति में सिर हिलाया। शेया रुकिंग मुस्कुराई। बहुत अच्छा, तो मैं बस बेतरतीब ढंग से एक चुन लूंगी। खड़ी होकर वह उस महल की नौकरानी के पास गई जिसे उसने सबसे पहले देखा था। क्या तुम मेरी सेवा करने को तैयार हो? महल की दासी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह झट से घुटनों के बल बैठ गई। ये नौकरानी तैयार है? अच्छा, तो फिर ये तुम ही होगे। हाय दाशिक ने कुछ प्रशंसात्मक टिप्पणियां की और फिर बाकी नौकरानियों को अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद भारी ताबूत उसके हाथों में सौंप दिया गया। वास्तव में ये कहावत कि मनुष्य धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं बिल्कुल सही है। शेया रुकिंग ने नई महल की दासी का नाम जेड रखा। बाकी 2 को उसने बाहरी कमरों में सेवा करने के लिए भेज दिया। जेड और जियाओजीजी के साथ होने से वह आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस कर सकी। मध्य शरद उत्सव परसों था और महल में तैयारियां काफी समय से चल रही थी। झाओ जुनियाओ इतना व्यस्त था कि लगभग 10 दिनों से उसने हरम में कदम नहीं रखा था, क्योंकि उसे लगभग 1 महीने से लगातार कहीं न कहीं बुलाया जा रहा था। शुरू में कुछ लोगों ने ज़िया रुकिंग का उपहास किया था क्योंकि वह पक्ष को बैठी थी, लेकिन ऐसी बातें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, क्योंकि आखिरकार उस समय किसी को भी विशेष रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। उस दिन सुबह सुबह जीयू एक बड़ी ट्रे लेकर अंदर आई। महामहिम, त्योहार से ठीक पहले आपके शरदकालीन महल के वस्त्र अंततः तैयार हो गए। हमें परसों के भोज के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेया रुकिंग ने इसकी जांच की। सिलाई बढ़िया थी और कारीगरी उत्कृष्ट थी। उसने मन ही मनाह भरी, भाग्यशाली और अभाग्यशाली होने का अंतर सचमुच आकाश और पृथ्वी जितना विशाल है। इसे अभी के लिए अलग रख दो, ज़िया रुकिंग ने संतुष्टि से कहा। हाँ, जेडयू ने बड़ी कुशलता से जवाब दिया। शेया रुकिंग ने एक बेज रंग का महलनुमा गाउन चुना जिसे वह अक्सर पहनती थी, 2 मोती जड़ी हेयर पिन लगाई, हल्का मेकअप किया और सादे कपड़ों में जेडयू के साथ बाहर निकल गईं। छठे दर्जे की सम्मानित महिला होने के नाते अब उन्हें प्रतिदिन महारानी को सम्मान देना अनिवार्य था। उनका पहनावा न तो बहुत भड़कीला था और न ही अनुचित। आखिरकार सुखमय जीवन जीने के लिए व्यक्ति को गुमनाम रहना और अपनी उपस्थिति को यथासंभव कम रखना आवश्यक था। जियाओफांग हॉल पहुंचने पर वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। महारानी अपने ऊंचे आसन पर बैठी थी और बड़े ही सलीके से किसी विषय पर बोल रही थी। शेया रुकिंग पास आई। उन्होंने सावधानीपूर्वक अभिवादन किया और सम्मान व्यक्त करने के बाद चुपचाप पीछे की पंक्ति में एक सीट पर बैठ गई और अपनी चाय की चुस्की लेने लगी। हालांकि वह चाहे कितनी भी सादगी से रहने की कोशिश करे, कोई न कोई उससे मिलने जरूर आ जाता था। छोटी बहन शिया सचमुच बेमिसाल खूबसूरत है। इतने साधारण कपड़ों में भी कोई तुमसे नजरें नहीं हटा सकता। वक्ता माननीय लेडी हु थी, जो उनके बगल में बैठी थी। प्रतिष्ठित महिलाओं के समूह में वह माननीय लेडी के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला थी। बहन हूँ, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। अतुलनीय सुंदरता की बात करें तो ये छोटी बहन भला आपकी बराबरी कैसे कर सकती है? ज़िया रुकिंग ने विनम्रता से कहा। हालांकि आदरणीय लेडी हु के पास ऐसी सुंदरता नहीं थी जो राष्ट्रों को गिरा सके, लेकिन वह निस्संदेह बेहद आकर्षक थी। सम्राट वैसे तो महिलाओं के साथ अत्यधिक भोग विलास नहीं करते थे, लेकिन निश्चित रूप से कमतर से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें साधारण या नाकर्षक महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी। उनके हरम की सभी महिलाएं बिना किसी अपवाद के सुंदर थीं। छोटी बहन, तुम तो जवान हो और अपनी जवानी के चरम पर हो, मुझ जैसी बूढ़ी औरत भला तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? मुझे डर है कि हम जैसे बुजुर्गों को सम्राट ने कब का भुला दिया है।
आदरणीय लेडी हु ने हंसते हुए अपने मुंह पर रुमाल रखते हुए कहा। अचानक मानो कुछ याद आने पर उसने ताली बजाई। अरे, मैं लगभग भूल ही गई थी, छोटी बहन और मैं एक ही समय पर महल में दाखिल हुए थे। श्रेया रुकी के होंठ हल्के से मुड़े। वह महल में प्रवेश करने के पूरे 1 साल बाद सम्राट के शयन कक्ष में बुलाए जाने पर मेरा मजाक उड़ा रही है। दुर्भाग्यवश उसका अनुमान गलत निकला। पिछले साल की फाइन लेडीज रही उन 2 महिलाओं के अलावा उपस्थित अन्य सभी लोग वास्तव में पुराने अनुभवी थे। जैसा कि उम्मीद थी, किसी को बुरा लग गया। अगर छोटी बहन हु अब भी खुद को पुराने जमाने की समझती है, तो क्या हम बाकी लोगों को भी अपने ताबूत तैयार नहीं करने चाहिए? महारानी झेंगपिन ने उनकी ओर तिरछी नजर डालते हुए टिप्पणी की। हम तो स्वाभाविक रूप से बूढ़े हैं, सम्राट द्वारा भुला दिए जाने के लिए ही बने हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि छोटी बहन हु जल्द ही हरम में अद्वितीय सम्मान प्राप्त करेगी। महारानी युन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। इस बातचीत के बाद आदरणीय लेडी हु का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह जल्दी से उठी और घुटनों के बल बैठ गईं। मेरे सेवक से गलती हो गई। कृपया महाराज मेरी मूर्खतापूर्ण बातों को दिल पर न लें। हम्फ, कुलीन उपपत्नी शेह ने तिरछी नजर डाली और ठंडे लहजे में उपहास किया। आदरणीय लेडी हु का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उनके पिछले शब्दों ने सम्राट की बचपन की दोस्त कुलीन उपपत्नी शेह को भी नाराज कर दिया था। क्या उनकी वरिष्ठता उनसे भी अधिक नहीं थी? ये सोचकर उसके पैर भय से कांपने लगे। कुलीन उपपत्नी शेह को नाराज करने के परिणाम इतने भयावह थे कि उनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। उसका माथा जमीन पर जोर से टिका हुआ था और उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। श्रेया रुकिंग ने बड़े सलीके से अपनी चाय की चुस्की ली। उसकी खुशबू उसके मुंह और दांतों में भर गई। थम, बिल्कुल भी बुरी नहीं। अंत में महारानी ने ही मामले को सुलझाने के लिए पहल की। ठीक है, आदरणीय लेडी हु, खड़ी हो जाए। आप 1 साल से महल में हैं, आपको सावधानीपूर्वक बोलने और कार्य करने का महत्व समझना चाहिए। ये सेविका महारानी की शिक्षाओं का पालन करेगी। आदरणीय लेडी हु ने कांपते हुए खड़े होते हुए कहा। महारानी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कुछ और बातचीत के बाद सभी लोग चले गए। जियाओ फांग हॉल से निकलते समय जब सभी कुलीन महिलाएं चली गईं, तो आदरणीय लेडी हु ने जिया रुकिंग को गुस्से से घूरा और अपना रुमाल पीछे फेंकते हुए चली गईं। श्रेया रुकिंग अपनी कलाई पर पहनी हुई जैद की चूड़ी से खेल रही थी। उसके होठों के कोने पर व्यंग्य की हल्की सी झलक थी। हम सब बराबर हैं, ये कैसी अकड़ दिखा रही है। मेरी यादों में ये आदरणीय लेडी हु अक्सर शरीर की असली मालकिन को सताती थी। तब मैं सिर्फ एक लेडी थी, इसलिए उनकी बदमाशी कुछ हद तक सहने लायक थी। लेकिन अब जब हम दोनों आदरणीय लेडी हैं, मैं खुद को फिर से नुकसान में नहीं पड़ने दे सकती, है ना? मध्य शरद उत्सव से 1 दिन पहले सम्राट के उपहार वितरित किए गए। महारानी का हिस्सा स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा था। उसके बाद कुलीन उपपत्नी शेह का शेष उपहार पद के अनुसार वितरित किए गए। झाओ जुन्याओ ऐसे मामलों पर शायद ही कभी विचार करते थे। वे आमतौर पर प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं का जिम्मा ली शेंगान पर छोड़ देते थे। हालांकि इस वर्ष भेंट की गई वस्तुओं में गोरियो साम्राज्य से लाए गए कुछ डिब्बों में रूजा भी शामिल था। गोरियो साम्राज्य को गुलाबों की भूमि के रूप में जाना जाता था और इसका भेंट किया गया रूजा अनगिनत ताजे गुलाब की पंखुड़ियों का रस निकालकर और उसमें सुगंधित ओस का एक गुप्त मिश्रण मिलाकर बनाया जाता था। इसका रंग न केवल चमकीला और एक समान था, बल्कि त्वचा को नमी भी प्रदान करता था और लगाने पर इसमें गुलाब की हल्की खुशबू भी आती थी, जिसके कारण हरम की महिलाएं इसे बहुत पसंद करती थीं। इस वर्ष गोरियों में बाढ़ आई थी, जिससे गुलाब के उत्पादन में काफी कमी आई थी। परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में भेंट किया गया रूजा उतना प्रचुर मात्रा में नहीं था। ली शेनगान काफी परेशान थी। हमारे पास एक डिब्बा कम है, अब हमें क्या करना चाहिए? महारानी को 3 बक्से मिले, जबकि महारानी और कुलीन रानियों को 2-2 बक्से मिले। शेष रानियों को 1-1 बक्सा दिया गया, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। प्रोटोकॉल के अनुसार छठे दर्जे और उससे ऊपर की सभी महिलाओं को 1 बक्सा पाने का अधिकार था। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के स्टीवर्ड हाई दाशिक ने बेहद चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेडी श्रेया और ऑनर लेडी हु में से केवल एक ही को बॉक्स मिल सकता है और किसी एक को दूसरे पर तरजीह देना उचित नहीं होगा। क्या हम सेवक ली से सम्राट की राय ले सकते हैं? हाई दाशिक ने सावधानी से सुझाव दिया। दोनों ही सम्मानित महिलाएं थीं और केवल एक डिब्बी रूजा के साथ वह फैसला नहीं कर सकता था। हालांकि अगर सम्राट ही चुनाव कर ले तो क्या मामला आसान नहीं हो जाएगा? भला कौन इसका विरोध करने की हिम्मत करेगा? ली शेनगान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक गहरी सांस ली और पूछताछ करने चला गया। इतनी छोटी सी बात पर सम्राट को परेशान करना आमतौर पर उचित नहीं होता, लेकिन जब भेंट के मामलों में कोई दिशा निर्देश न हो तो भला कौन लापरवाही भरा निर्णय लेने की हिम्मत करेगा? ज़चेन हॉल, झाओ जुन्याओ दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे। मामला सुनते ही उन्होंने पलकें भी नहीं झपकाईं और बस इतना कहा, इसे लेडी श्रेया को दे दीजिए। लेडी हु के लिए कोई और अच्छी चीज ढूंढिए। दरअसल उन्हें ठीक से याद नहीं था कि लेडी हु कौन थी। पूर्वी महल के अनुभवी लोगों के अलावा पिछले साल आए लगभग 1 दर्जन नए लोगों में से उनके चेहरे और नाम पहचानना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्हें लेडी जिया जरूर याद थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने अनजाने में अपना कंधा छुआ, मानो दांतों के निशान अभी भी मौजूद हों। झाओ जुनियाओ ने मन ही मन सोचा, वह सचमुच एक मोहक छोटी शैतान है। झाओ हुआ मंडप। दोपहर के आराम के बाद जियाओ जीजी ने मध्य शरद उत्सव के उपहारों की सूची बना ली थी और उन्हें बाहरी कमरे में मेज पर बड़े करीने से सजा दिया था। श्रेया रुकिंग ने वस्तुओं पर सरसरी नजर डाली। वहां मोती और जैद से बनी हेपिन, कपड़े और मसाले प्रचुर मात्रा में थे। इनमें से अधिकतर वस्तुएं देश के भीतर ही उत्पादित थीं और काफी मूल्यवान थीं। उसने मन ही मन सिर हिलाया। सम्राट अपनी कई पत्नियों पर कितना स्नेह करते थे, यह एक अलग बात थी। कम से कम भौतिक रूप से उनकी अच्छी देखभाल की जाती थी। हालांकि कुछ पत्नियों से कुछ ही बार मुलाकात हुई थी, फिर भी उन्हें भरपेट भोजन मिलता था और जीवन भर उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। देखा जाए तो यह उनकी ओर से काफी कर्तव्यनिष्ठा थी।
21वीं सदी का क्या, कितनी महिलाओं ने तन मन रिश्तों में झोंक दिया, लेकिन अंत में उन्हें चोट पहुंची और उनकी हालत बदतर हो गई। जब हालात पहले से ही ऐसे थे, तो उसे सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए और सुखी जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अरे, ये क्या है? उसने चंदन की लकड़ी का एक बेहद नाजुक छोटा सा डिब्बा उठाया। महारानी, शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये गोरियो साम्राज्य से प्राप्त विशेष लाल रंग है और इसकी केवल कुछ ही पेटियां बची हैं। ज़ियाओ ज़ीज़ी ने गर्व से कहा। फिर वह रहस्यमय ढंग से आगे झुका। इस सेवक ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय में किसी से सुना है कि जब सम्मानित महिलाओं की बात आई तो केवल एक ही संदूक बचा था। स्वयं सम्राट ने कहा है कि यह संदूक आपको दे दिया जाए, मेरी महिला। जिसका मतलब यह था कि सम्मानित महिला हु को यह पुरस्कार नहीं मिला। शिया रुकी मुस्कुराई, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिर यह सिर्फ रूजा का एक डिब्बा ही तो था। लेकिन अगर कुलीन उपपत्नी शिव को कुछ नहीं मिला था, तो वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। उसने शियाओ ज़ीज़ी को सारा सामान पैक करने को कहा और फिर ज़ी योई के साथ शाही उद्यान में गुलदाउदी के फूल तोड़ने चली गई। कल शरद उत्सव था और वह कुछ पंखुड़ियां बचाकर रखना चाहती थी ताकि उनका इस्तेमाल मूनकेक भरने में कर सके। शिया रुकी को यह नहीं पता था कि भेंट मांगने वाले बदमाश के बारे में बात पहले ही फैल चुकी थी। हरम में छठा स्थान एक निर्णायक मोड़ था। छठे स्थान से नीचे की पत्नियों को गौण पत्नियां माना जाता था। उन्हें सम्मान देने, उपहार प्राप्त करने या भोज में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था और वे केवल अपने मामूली वेतन पर ही गुजारा करती थीं। यदि किसी को कोई विशेष कृपा प्राप्त नहीं होती थी, तो उनका जीवन लगभग स्थिर हो जाता था। ये कहा जा सकता है कि उनमें प्रतिस्पर्धा करने की भी हैसियत नहीं थी। छठे स्थान या उससे ऊपर की पत्नियों के लिए स्थिति अलग थी। उनके लिए सब कुछ उपलब्ध था, सार्वजनिक रूप से दिखने के अनेक अवसर थे, साथ ही वे कई क्षेत्रों में दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। तो जब आदरणीय लेडी हु को पता चला कि उनके भेंट के रंग का एक डिब्बा गायब है, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गईं। अपने परिचारकों के साथ वे सीधे जाओ हुआ मंडप की ओर दौड़ पड़ी। जब उनका पद सबसे निचला था, तब उनके उपहार हमेशा सबसे कम होते थे, यह एक बात थी। लेकिन अब जब ज़िया रुकिंग का पद भी वही था, तो उनका हिस्सा अभी भी सबसे कम क्यों था? तुम्हारी मालकिन कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो। आदरणीय लेडी हु क्रोधित हो उठी। जैसे ही ज़ियाओ ज़ीज़ी ने देखा कि यह आदरणीय महिला हु है, उसे समझ आ गया कि वे यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और आदरपूर्वक अभिवादन किया। हमारी स्वामिनी यहाँ नहीं है। यदि आदरणीय महिला का कोई आदेश हो, तो इस सेवक को निर्देश देना ही पर्याप्त होगा। यहाँ नहीं, तो हम अंदर जाकर उसके लौटने का इंतजार करेंगे। इतना कहकर उसने शियाओ ज़ीज़ी को एक तरफ धकेल दिया और अपने साथियों के साथ घर में घुस गई। शियाओ ज़ीज़ी ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है और उसने जल्दी से आदरणीय महिला हु के सामने घुटने टेककर उनका रास्ता रोक दिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आमतौर पर इस नौकर को महिलाओं के बीच मुलाकात में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन जब मेरी मालकिन चली गई, तो उन्होंने मुझे बार बार घर की अच्छी तरह देखभाल करने का निर्देश दिया। वह झुककर प्रणाम करता रहा। ये नौकर अनाड़ी है और आपकी सेवा करने के लायक नहीं है। अगर हम अंदर गए और कमरे गंदे हो गए, तो हमारी मालकिन जरूर मुझे ही दोषी ठहराएंगी। मैं आदरणीय महिला से इस विनम्र नौकर पर दया करने की विनती करता हूँ। राजमहल की दासियों का कर्तव्य था जलपान कराना। हिजड़े आमतौर पर केवल छोटे मोटे काम करते थे और भीतरी कमरों में नहीं जाते थे। इसलिए शाओ ज़ीज़ी ने ये बहाना बनाया। निश्चिंत रहें, मुझे चाय या पानी लाने की जरूरत नहीं है। बस आंगन के द्वार के बाहर प्रतीक्षा करें। जब आपकी मालकिन लौटे, तो मुझे सूचित करें। आदरणीय लेडी हु ने घमंड से घोषणा की। बेशक ज़ियाओ ज़ीज़ी सहमत नहीं होगी। बिना कुछ कहे वह दृढ़ता से घुटनों के बल बैठ गया, मानो वह अपनी जान देकर भी उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार हो। आदरणीय लेडी हु क्रोधित हो उठी और उन्होंने शियाओ ज़ीज़ी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अरे नीच हिजड़े, मेरी राह रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक और थप्पड़ मारते हुए वह भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं तुम्हारे कमरे गंदे कर दूंगी? ठीक है, मैं अंदर जाकर देखूंगी। ये कहते हुए उसने शियाओ ज़ीज़ी को एक तरफ धकेल दिया। फिर भी वह आश्चर्यजनक गति से वापस खड़ा हो गया और घुटनों के बल बैठ गया। आदरणीय लेडी हु का गुस्सा और बढ़ गया। जैसे ही वह कमर कसकर हंगामा खड़ा करने वाली थी, अचानक ज़िया रुकिंग लौट आई। जियाओ वेग हॉल। शिया रुकिंग और आदरणीय महिला हु एक दूसरे के बगल में घुटने टेककर बैठ गई। उनके पीछे कई सेवक भी घुटने टेककर बैठ गए और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। महारानी, ये सब मेरी गलती है कि ऐसा हुआ है। अगर बहन हु को पसंद है, तो मैं उन्हें अपना लाल रंग देने को तैयार हूँ। ज़िया रुकिंग रोते हुए बोली। कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ना होता है, जो सीधे हमले से कहीं बेहतर होता है। वह स्वभाव से ही बेहद खूबसूरत थी और अब जब वह इतनी दयनीय रूप से रो रही थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, उसकी खुबानी जैसी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, तो वह सचमुच दुखी लग रही थी। लेकिन बहन हु को मेरे नौकर को नहीं मारना चाहिए था। आखिर वह 1 साल से वफादारी से मेरा साथ दे रहा है। मैं खुद उसे डांटने या पीटने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर शिया रुकिंग ने फिर से विलाप करते हुए कहा। ये 2 वाक्य, जो देखने में शिकायत जैसे लगते हैं, ने आदरणीय लेडी हु के सभी भयानक कृत्यों को उजागर कर दिया। वह अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी और मन ही मन सोच रही थी कि वास्तव में जब तक कोई खुद को चुनौती नहीं देता, तब तक उसे पता नहीं चलता कि वह कितना उत्कृष्ट हो सकता है। महारानी को घटना की पूरी जानकारी पहले से ही थी। फिर उन्होंने देखा कि वास्तव में एक छोटा हिजड़ा सूजे हुए गाल और कपड़ों पर कई गहरे पदचिह्नों के साथ ज़िया रुकिंग के बगल में घुटनों के बल बैठा था। मेज पर हाथ पटकते हुए महारानी ने क्रोधित होकर कहा, माननीय लेडी हु ने हद पार कर दी। एक महल की रानी के लिए दूसरी रानी पर हाथ उठाना कितना शर्मनाक है। उसने ये नियम कहाँ से सीखे? उसी क्षण आदरणीय लेडी हु ने किसी अज्ञात कारण से पलटवार करते हुए कहा, महारानी, आप हमेशा से सबसे सुंदर रही हैं। कृपया हम दोनों के बीच फैसला कीजिए।
हम दोनों आदरणीय महिलाएं हैं, उन्हें लाल रंग का भेंट क्यों दिया जाता है जबकि मुझे नहीं? महारानी गुस्से से हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि यह सम्राट की इच्छा है। आपको और क्या कारण चाहिए? फिर उसने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, चूंकि आदरणीय लेडी हूँ संतुष्ट नहीं है और खुद को अन्यायग्रस्त महसूस कर रही हैं, तो क्यों न मैं सम्राट को यहाँ बुलाकर आपके लिए फैसला करवा दूं? क्या इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? आदरणीय लेडी हू का चेहरा पीला पड़ गया। अब जब लेडी शिया सम्राट की कृपा में है, अगर सम्राट आ गए तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने दुख और हताशा में वह रोते हुए बोली, महारानी, सम्राट उनके प्रति पक्षपाती हैं और आप उनकी रक्षा भी कर रही हैं। इस महल में न्याय की उम्मीद कहाँ से की जा सकती है? इस कथन ने महारानी की आत्मा पर गहरा प्रहार किया। वह सम्राट की पसंद के व्यक्ति का साथ देती है, ये बात हमेशा से उसके दिल का सबसे संवेदनशील पहलू रही है। अब जब ये बात इतनी खुलकर सामने आ गई, तो उसे लगा कि वह अपना संयम नहीं रख पाएगी। लेडी शिया हमेशा से समझदार और शिष्ट रही हैं, तुम्हारे विपरीत जो इतना हंगामा मचाती हो। महारानी का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। रक्षकों, आदरणीय महिलाओं को ले जाओ, उन्हें 1 महीने के लिए कैद करो और उनके वेतन में से आधा साल की कटौती करो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उनसे मिलने नहीं जाएगा। महारानी, आदरणीय लेडी हो घबरा गईं। वेतन का नुकसान तो मामूली बात थी, लेकिन 1 महीने तक कैद रहना बहुत बड़ा नुकसान था। कल शरद ऋतु का त्योहार था, जिसके बाद नौवे त्योहार का त्योहार था। सम्राट के सामने पेश होने के 2 मौके उसके हाथ से निकल जाएंगे। महारानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझ पर दया कीजिए। आदरणीय लेडी हू ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन अफसोस, सिस्टर्स मजबूत थीं और उन्होंने जल्दी से उन्हें बाहर खींच लिया। शिया रुकिंग ने सिर झुकाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब माफी मांगना। क्या बहुत देर नहीं हो गई है? हालांकि उसे आदरणीय लेडी हू की प्रशंसा करनी ही पड़ी। इतनी कम बुद्धि वाली होने के बावजूद वह अब तक जीवित रहने में कामयाब रही। ये वाकई एक चमत्कार था। आदरणीय लेडी हू के चले जाने के बाद महारानी ने जिया रुकिंग को खड़े रहने की अनुमति दी, कुछ शब्दों से उसे सांत्वना दी, उसे कुछ दवा देकर पुरस्कृत किया और फिर उसे वापस जाने के लिए कहा। जाने से पहले जिया रुकिंग ने कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। महारानी, मेरे लिए न्याय कायम रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। महारानी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुम एक समझदार लड़की हो, उसके स्तर तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे पहले ही सजा दे दी है, इसलिए इस मामले को यहीं खत्म करो। अगर यह घटना फैलती है, तो यह अच्छी बात नहीं होगी और केवल उपहास को ही आमंत्रित करेगी। शिया रुकिंग उसकी बात समझ गई और आज्ञाकारी होकर सहमत हो गई। शिया रुकिंग के जाते ही महारानी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एक हल्की आह भरकर उन्होंने यूलैन द्वारा दी गई चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गरिमा और शालीनता गायब हो गई थी, केवल उदासी छाई हुई थी। उसने अपने सपाट पेट को छुआ और कड़वाहट से कहा, यूलैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक विशेष रूप से दयनीय महारानी हूँ? महारानी उसे पसंद नहीं करती थी, वे केवल कुलीन उपपत्नी शे को ही पसंद करती थी, ये बात वह सह सकती थी। सम्राट भी उसके प्रति कुछ खास स्नेह नहीं रखते थे। उनका स्नेह पाने के लिए वह केवल उदार और मिलनसार होने का दिखावा कर सकती थी। महल में 4 साल बीत चुके थे, लेकिन गर्भधारण का कोई संकेत नहीं था। भला वह अपने पति को दूसरी महिलाओं की ओर कैसे धकेल सकती थी? लेकिन उसके पास और क्या विकल्प था? जब भी सम्राट उसके पास आते, 10 में से 8 बार वे कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। अगर वह सदाचारी होने की प्रतिष्ठा नहीं बनाती, तो वह अपनी स्थिति कैसे सुरक्षित रख पाती? यूलैन चौंक गई, जल्दी से मुस्कुराई और दिलासा देते हुए बोली, महामहिम, आप क्या कह रही हैं? आप महारानी हैं, दुनिया में सबसे पूजनीय। आपसे अधिक महान कौन हो सकता है? उसने आगे कहा, इसके अलावा हरम में, हालांकि कुलीन उपपत्नी शे को शाही कृपा प्राप्त है, उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। सम्राट भी आपके प्रति उदासीन नहीं है, वे हमेशा चंद्रमाह के पहले और 15वें दिन आते हैं और अक्सर अन्य समयों पर भी आते हैं। वे हमें सभी महत्वपूर्ण और छोटे मामलों में पर्याप्त सम्मान प्रदान करते हैं। इस हरम में सभी महिलाओं में, चाहे वे उच्च वर्ग की हों या निम्न वर्ग की, क्या हर कोई महाराज को अपना नेता नहीं मानता? यहाँ तक कि कुलीन उपपत्नी शेह भी, चाहे वह मन ही मन कितनी भी द्वेषपूर्ण क्यों न हो, क्या उसे भी बाहरी रूप से उचित व्यवहार नहीं करना पड़ता? यूलैन महारानी के दहेज का हिस्सा थी, अन्यथा वह महारानी से इतनी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करती। इस बातचीत के बाद महारानी को वाकई बहुत सुकून मिला। उनकी भौहें तंग गईं और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे वाह, तुम तो किसी को मनाने और खुश करने में माहिर हो। उन्होंने आगे कहा, लगता है मैं फिर से जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। सम्राट के लिए
कई पत्नियां और रखेले होना स्वाभाविक ही है। क्या इतिहास में महारानियां इसी तरह नहीं रहती थीं? यह अच्छी बात है कि महाराज को समझ आ गई, यू लैन ने खुशी से कहा। महारानी ने फिर सिर हिलाया। जब तक उनके मन में कोई अनुचित विचार न हो, मुझे उनसे मतभेद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वे उनकी कृपा का कुछ हिस्सा उस पक्ष से हटा सके, तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। ये कहते हुए महारानी ने उदासीनता से जिफू महल की ओर देखा। बिल्कुल, महाराज की बुद्धिमत्ता और सद्गुणों को देखते हुए सम्राट निश्चित रूप से आपको और भी अधिक सम्मान देंगे। यू लैन भी मुस्कुराई। फिर शरारती मुस्कान के साथ उसने कहा, कल 15 तारीख है और सम्राट अवश्य आएंगे। क्या महाराज ने कोई तैयारी की है? कृपया जल्द से जल्द अपने आदेश दें। तुम शरारती लड़की। महारानी थोड़ा शर्मा गईं और उन्होंने झुंझलाहट का नाटक किया। छोटी रसोई में सम्राट के कुछ पसंदीदा व्यंजन तैयार करवाइए। और हाँ, मेरे लिए टॉनिक लाना मत भूलिएगा। जियाओफांग हॉल की अपनी निजी रसोई थी। जी हाँ, निश्चिंत रहिए महाराज, यू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। महारानी ने अपने सपाट पेट पर हाथ फेरा, उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उनकी मुठियां कसकर भींच गईं, उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और कठोर हो गईं। वह सम्राट के दूसरों के प्रति स्नेह के प्रति उदार हो सकती थी, वह इस पर ध्यान न देने का विकल्प चुन सकती थी, लेकिन युवराज को उन्हीं के गर्भ से आना था। यदि किसी ने भी उनके रास्ते में आने का साहस किया, तो वह अपने हाथों को खून से रंगने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। मध्य शरद उत्सव भोज। सम्राट की परायण दासियां दिखावटी वस्त्रों में सजी धजी थीं। यद्यपि सम्राट आज रात उन्हें अपने बिस्तर पर बुलाने वाले नहीं थे, फिर भी वे उन पर ललचाई निगाहें गड़ाए और दबे स्वर में अपनी रुचि के संकेत दे रही थीं। सम्राट को देखना ही उनके लिए उत्तेजना का कारण था। सम्राट और महारानी डोवेजा के दोनों ओर बैठे थे और हंसी मजाक और बातचीत में शामिल हो रहे थे। कुलीन उपपत्नी शे सम्राट के दाहिनी ओर बैठी थी, कभी कभी उन्हें एक द्वेषपूर्ण लेकिन नखरे भरी नजर से देखती थी, और कभी कभी महारानी की स्थिति को एक जटिल दृष्टि से घूरती थी। मोल्ली फूलों की कढ़ाई वाले चांदनी चांदी जैसे चमकीले साटन के गाउन में सजी और 2 सफेद जेड हेयरपिन लगाए हुए शेया रुकिंग बिल्कुल अंत में बैठी थी। शेया रुकिंग भी बहुत उत्साहित थी। अपने 2 जन्मों में उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अपने पिछले जीवन में वह गरीब थी। जब वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपनी नानी के साथ रहने लगी। नानी के देहांत के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने अकेले ही संघर्ष किया। उसकी गरीबी इतनी भयानक थी कि चिंताजनक थी। इस जन्म में वह सम्राट की छोटी पत्नी बनने के लिए पुनर्जन्म लेकर आई थी। वह निम्न सामाजिक स्थिति की थी, जिसके पूर्वज 8 पीढ़ियों से किसान थे। उसके दादा के समय तक परिवार की किस्मत में आखिरकार बदलाव आना शुरू हुआ जब वे विद्वान बन गए। अपने विद्वान दादा के मार्गदर्शन में उनके पिता ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जी जान से मेहनत की और बाद में जियांगनान में एक काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए। तब से ज़िया परिवार को एक सम्मानित विद्वान परिवार माना जाने लगा। एक विद्वान परिवार की बेटी भला गीत, नृत्य और समृद्धि के ऐसे दृश्यों की साक्षी कैसे हो सकती थी? शेया रुकिंग नर्तकियों को ध्यान से देख रही थी। उनकी पानी से भरी आस्तीनें लहरा रही थी और उनकी कमरें खूबसूरती से हिल रही थी, और इस सब के दौरान वह बढ़िया शराब की चुस्कियां ले रही थी और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रही थी। वह मन ही मनाह भरे बिना नहीं रह सकी। बिना काम किए भरपेट खाना और हर तरह की सुविधा मिलना, और कभी कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और आकर्षक पुरुष के साथ रात की मौज मस्ती करना कितना अच्छा लग रहा था। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। कुछ अन्य रखेले सम्मान में टोस्ट देने के लिए खड़ी हुई, कुछ ने चुपके से सम्राट पर मोहक निगाहें डाली, अन्य अपने से अधिक सुंदर प्रतिद्वंद्वियों को देखकर ईर्ष्या से अपने रुमाल फाड़ने लगी। केवल शेया रुकिंग ही अपने ही विचारों में खोई हुई इत्मीनान से अपनी शराब का आनंद ले रही थी और खूबसूरत नर्तकियों की प्रशंसा कर रही थी, पूरी तरह से बेफिक्र और आनंदित महसूस कर रही थी। जब झाओ जुनयाओ की नजर 18वीं बार उस पर पड़ी, तब भी वह नर्तकियों की प्रशंसा में उत्साह से डूबी हुई थी। इससे झाओ जुनयाओ नाखुश हो गया। 10 वर्ष की आयु में उन्हें युवराज नियुक्त किया गया और 19 वर्ष की आयु में वे सिंहासन पर आसीन हुए। शाही दरबार और हरम दोनों में वे हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे थे। इससे पहले उन्हें कभी भी इतनी बुरी तरह से उपेक्षित नहीं किया गया था। जब उसने दोबारा देखा तो झाओ जुनयाओ की निगाहें बेहद निर्मम थीं। शेया रुकिंग बेखबर रही। उसकी सीट एक कोने में थी, इसलिए वह सामने हो रही बातों को ठीक से सुन नहीं पा रही थी। इसके अलावा सम्राट का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना भी उसे आलस भरा लगा। वह बस समय बिताने के लिए गाने और नाचने का आनंद ले रही थी, स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रही थी और बढ़िया शराब की चुस्कियां ले रही थी। कुछ पल के लिए उस क्षण में खो गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उस निगाह का पीछा करते हुए उसकी नजरें झाओ जुनयाओ की शांत निगाहों से मिली। तभी उसे याद आया कि सम्राट अभी भी वहीं मौजूद हैं। उसने जल्दी से अपने चेहरे के भावों को संभाला और शर्माते हुए अपने शराब के प्याले को पकड़े हुए धीरे धीरे उनके पास चली गई। आज रात चांदनी बेहद खूबसूरत है। आपका सेवक आदरपूर्वक सम्राट और महारानी के सम्मान में टोस्ट पेश करता है। उसने श्रद्धापूर्वक घुटने टेकते हुए कहा। महारानी ने उनका इतना उपयुक्त कार्य देखकर काफी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी मीठी शराब का एक घूंट लेते हुए कहा, लेडी शेया बहुत विचारशील हैं। झाओ जुनयाओ ने उस पर एक नजर डाली।
चमकदार चांदनी में नहाया हुआ उसका चांद के रंग का गाउन प्रकाश में घुल मिल गया था, जिससे उसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। दबी हुई झुंझलाहट के साथ झाओ जुनियाओ ने अपना कप खाली किया और फिर अपना हाथ हिलाया। उठना। धन्यवाद महाराज। अपना काम पूरा कर लेने का विश्वास होने पर ज़ेया रुकी खुशी खुशी अपनी सीट पर वापस चली गई और प्रदर्शन देखना फिर से शुरू कर दिया। झाओ जुनियाओ उसे जाते हुए देखती रही, वो कुछ बोल नहीं पाई। बीच बीच में दूसरे लोग भी शुभकामनाएं देने आते रहे। झाओ जुनियाओ ने उदास मन से कुछ और प्याले पी लिए और फिर इस बात को मन से निकाल दिया। स्वर्ग के नीचे सभी पर शासन करने वाले सम्राट के रूप में स्वाभाविक रूप से वह किसी स्त्री से झगड़ा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भोज गीत, नृत्य और प्यालों की मधुर झनकार से भरा हुआ था और जारी रहा। वे आमतौर पर कितनी भी उग्र प्रतिस्पर्धा करते हों, कम से कम ऊपरी तौर पर तो सभी सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होते थे। हालांकि झाओ जुनियाओ के बगल में बैठी कुलीन उपपत्नी शिह के चेहरे पर बेहद अप्रिय भाव थे। आज रात सम्राट को क्या हो गया है? वो लेडी ज़ेया को क्यों घूर रहे हैं? कुलीन उपपत्नी शिह की नेहत थी जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें एक ठंडी चमक दिखाई दी। वरिष्ठ महल की नौकरानी यंग यू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह वाकई चतुराई से काम लेना और मौके के हिसाब से कपड़े पहनना जानती है। उसका ये गाउन बिल्कुल सही है। कुलीन उपपत्नी शिह ने उसे सिर से पैर तक ध्यानपूर्वक देखा, फिर ठंडी आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल। फिर उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, अगर वह सच ने संवरने में अपना दिमाग खपाती है तो क्या हुआ? सम्राट आज रात उस पर मेहरबान नहीं होने वाले। बिल्कुल सही, वह महज एक सम्मानित महिला है। महाराज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुलीन उपपत्नी शिह ने फिर से उपहास किया और अपने बगल में रखी गर्म चाय का प्याला उठा लिया। भोज का समापन हाई होर रात 9-11 बजे तक चला। राजमहल की परंपरा के अनुसार सम्राट ने जियाओफांग हॉल में रात बिताई। महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वयं उनके लिए रात्रिभोज, स्नान और सोने की व्यवस्था की। दुर्भाग्यवश झाओ जुनियाओ का मूड अभी भी ठीक नहीं था। महारानी उनके लिए एक कटोरा लेकर आई। महाराज ने आज रात काफी शराब पी ली है, कृपया इस होश में लाने वाले सूप का एक कटोरा पीजिए। उसकी आवाज कोमल थी, उसका लहजा सलीकेदार और पत्नी के अनुरूप था। झाओ जुनियाओ सोफे से टेक लगाकर धुंधली रोशनी में महारानी को तिरछी निगाहों से देख रही थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने उनके चेहरे की भावभंगिमा को नर्म कर दिया था, जिससे उनकी सामान्य गरिमा में गंभीरता कुछ कम हो गई थी। महारानी, आपने बड़ी मुसीबत मोल ली है, उसने सूप लेते हुए और उसे एक ही बार में पीते हुए कहा। यही तो आपके सेवक को करना चाहिए। इन कुछ शब्दों के बाद एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सब कुछ तय समय के अनुसार चलता रहा। आधा चेन 1 घंटा बाद नौकरों को उनके स्नान के लिए पानी तैयार करने के लिए बुलाया गया। जब वह स्नान कर रहा था, महारानी ने चुपके से एक कटोरी दवा पी ली। चेन समय सुबह 7-9 बजे पर सम्राट को सुबह के दरबार में विदा करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए सो गई। इस बार उसकी नींद असाधारण रूप से मीठी थी। उसने सपने में एक गोल मटोल गोरे रंग के छोटे बच्चे को अपनी ओर दौड़ते हुए और हाथ हिलाते हुए देखा। उस रात शेया रुकिंग को छोड़कर, जिसने भरपेट खा पीकर चैन की नींद ली थी, हरम में बहुत कम लोग चैन से सो पाए थे, विशेष रूप से कुलीन उपपत्नी शिह। वह करवटें बदलती रही। उसकी पुरानी दिल की बीमारी यानी सीने में दर्द हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को अचानक बढ़ जाती थी। महारानी तो महारानी है, बिना किसी छल कपट के कोई भी उन्हें पछाड़ नहीं सकता। वह आक्रोश से भरी हुई भड़क उठी। सम्राट परंपराओं को महत्व देते हैं। वे महीने में केवल 2 बार जियाओफांग हॉल जाते हैं। महाराज, आपके प्रति उनके स्नेह की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? यंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुलीन उपपत्नी शिह ने अब भी असंतुष्ट होकर नाक सिकुड़ी। फिर उसके मन में ज़ेया रुकिंग का ख्याल आया और उसकी भौहें अचानक तन गईं। मैं बाघ को गिरा तो नहीं सकता, लेकिन उसके पंजे जरूर काट सकता हूँ। अगले दिन शेया रुकिंग ने सुबह सुबह महारानी को प्रणाम किया और फिर जल्दी से वापस लौट गई। ZU, क्या हमारे पास मूनकेक के लिए फूलों की पंखुड़ियों से बनी फिलिंग अभी भी बची है? चलो कुछ और स्नो स्किन वाले मूनकेक बनाते हैं, उसने कहा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। तो गुरुजी, आपको मूनकेक खाना पसंद है? ZU ने मुस्कुराते हुए पूछा। चाहे मुझे ये पसंद हो या न हो, यहाँ आसपास खाने के लिए और कुछ है भी नहीं। ज़ेया रुकिंग ने हताशा में आह भरी। 7वें दर्जे की महिला को कोई पेस्ट्री नहीं मिली। 6ठे दर्जे की सम्मानित महिला को पेस्ट्री मिली और वह प्रतिदिन 2 प्लेट पेस्ट्री का दावा कर सकती थी। लेकिन जब तक दूसरों द्वारा खाए गए वे पेस्ट्री उसके कमरे तक पहुंचते, तब तक उनकी हालत आमतौर पर दयनीय हो जाती थी। ज़ेया रुकिंग खाने पीने की शौकीन थी और वह कभी भी अपने पेट को ऐसे भोजन के अधीन नहीं करती थी। अगर खाना स्वादिष्ट नहीं होता तो वह भूखी रहना ही बेहतर समझती। लेकिन भला वह खुद को भूखा कैसे रख सकती थी? अपना नाश्ता खुद बनाना कहीं बेहतर था। इसी क्षण उसके मन में कुछ बड़ा हासिल करने की महत्वाकांक्षा जागृत हुई। मध्य शरद उत्सव ऐसे ही बीत गया। अगले 6 महीनों में जब झाओ जुनियाओ अपनी कुछ महत्वपूर्ण रखेलों के साथ समय बिता चुका था, तो उसने एक बार फिर लेडी शिया को अपने शयन कक्ष में बुलाया। वह एक चीते की तरह था जिसने धैर्यपूर्वक अपने शिकार का पीछा किया हो। सभी बाधाओं को दूर करने के बाद समय, स्थान और परिस्थितियां अंततः एकदम अनुकूल थीं। उस रात अनदेखी किए जाने से झाओ जुनियाओ जैसे अभिमानी सम्राट को गहरा आघात लगा था। जब तक वह पासा पलट नहीं देता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप अगली सुबह ज़ेया रुकिंग को लगभग उठाकर ले जाया गया, जबकि एक निश्चित व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट था। धिक्कार है, क्या उसे थोड़ी सी कोमलता दिखाने में कोई कठिनाई होती है? ज़ेया रुकिंग दर्द से कराह उठी। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा था और वह बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी रात वो इतना जोर शोर से उसे कैसे पटक रहा था कि वो लगभग बेहोश हो गई। कितना निराशाजनक। गुरुजी, श्रद्धांजलि अर्पित करने में केवल आधा चेन 1 घंटा शेष है, जी यूए ने चिंता से भरे चेहरे के साथ याद दिलाया।
मैं नहीं जा रही, बस कह दो कि मैं बीमार हूँ और कियूटोन को जियाओफांग हॉल भेज दो ताकि वह मेरी तरफ से प्रणाम करे। ज़िया रुकिंग ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। महल के नियम उसके लिए उसकी अपनी सेहत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। अगर वह श्रद्धांजलि अर्पित करना भी चाहती तो उसे संदेह था कि वह बिस्तर से उठ भी पाएगी। इसी वजह से मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकता। 2 जन्मों में मेरी बेइज्जती हो चुकी है। ये खबर महारानी तक पहुंची। हालांकि सभी लोग खुलेआम हंस रहे थे, लेकिन वे चुपके से ईर्ष्या से जल रहे थे। दोष ढूंढने की चाहत रखते हुए, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका न होने के कारण ज़िया रुकिंग ने अगले कई दिनों तक बीमारी का बहाना जारी रखा, जाओ हुआ पवेलियन में छिपी रही और बाहर निकलने से इनकार कर दिया। आखिरकार वे यूं ही उसके घर जाकर उससे झगड़ा तो नहीं कर सकते थे। उस दिन अदालत की कार्यवाही स्थगित होने के बाद झाओ जुनियाओ शाही अध्ययन कक्ष में याचिकाओं की समीक्षा कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक पूछा, क्या लेडी ज़िया अभी भी बीमार हैं? ये नन्ही शरारती लड़की, क्या वह गुस्से में है? झाओ जुनियाओ ने सोचा। ली शेनगान ने सिर झुकाया। क्या महाराज सचमुच नहीं समझते? उस रात चौथे शिचेन के आने तक सम्राट ने बत्तियां नहीं बुझाई। जब 5वां शिचेन आया तो सम्राट पूरे जोश के साथ दरबार में गए, जबकि लेडी ज़िया बीमारी से बिस्तर पर पड़ी रही। इतने वर्षों तक सम्राट के साथ रहने के बावजूद उन्होंने कभी महाराज को इस तरह अपना आपा खोते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि लेडी ज़िया सचमुच बदल गई थी। इस नौकर ने जाओ हुआ पवेलियन से शाही चिकित्सक को बुलाने की आवाज नहीं सुनी। ली शेनगान ने ईमानदारी से जवाब दिया, हम। झाओ जुनियाओ ने अपना सिर झुकाया और याचिकाओं की समीक्षा जारी रखी। दोपहर के भोजन और कुछ और याचिकाओं की समीक्षा के बाद झाओ जुनियाओ शाही उद्यान में गए। हालांकि कुछ देर घूमने के बाद उन्हें वह उद्यान नीरस लगा। जाकर देखो लेडी ज़िया क्या कर रही हैं। हाँ, ली शेनगान ने सोचा, महाराज सचमुच लेडी शिया पर कृपा दृष्टि रखते हैं। सीधे जाना बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला होगा, अचानक मिलने आ जाना कहीं बेहतर है। सम्राट को पास आते देख ज़ियाओ सीसी बुरी तरह डर गई और पूरी तरह से अचंभित होकर जम गई। जैसे ही उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसे उसके आगमन की घोषणा जोर से करनी चाहिए, सम्राट ने उसे रोक दिया। झाओ जुनियाओ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और चुपचाप अंदर चली गई। उसने देखा कि ज़िया रुकिंग मेज पर झुकी हुई थी और गहरे दुख के भाव के साथ कुछ लिख रही थी। जैसे ही झाओ जुनियाओ करीब पहुंचा, वह चौंक गया और उसके होंठ हिंसक रूप से फड़कने लगे। क्या आपने ये किरदार लिखे हैं? शिया रुकिंग चौंक उठी। उसका हाथ कांपने लगा और स्याही की एक बड़ी बूंद कागज पर गिर गई। वह भड़कने ही वाली थी कि उसने सम्राट को देखकर अपना गुस्सा काबू में कर लिया। उसने झटपट ब्रश नीचे रख दिया और घुटनों के बल बैठ गई। ये सेवक महाराज को प्रणाम करता है। ये सेवक महाराज के आगमन से अनभिज्ञ था और आपको प्रणाम करने में चूक गया। कृपया इस सेवक की गलती को क्षमा करें। उठो। झाओ जुनियाओ ने शान से हाथ हिलाया। उसे खुद को संभालने के लिए संघर्ष करते देख झाओ जुनियाओ का मूड काफी बेहतर हो गया। वह मुड़ा और बैठ गया और महल के एक सेवक ने उसे चाय परोसी। झाओ जुनियाओ ने उसकी लिखी हुई एक और रचना उठाते हुए रुचि से पूछा, आपने क्या लिखा है? महिलाओं के लिए उपदेश। ज़िया रुकिंग ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसने कई पन्ने खराब कर दिए थे। एक अच्छा दिखने वाला पन्ना बनाना भी आसान नहीं था और अब वह भी बर्बाद हो गया। गुस्से और अन्याय दोनों की भावना से ग्रस्त होकर उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की और इस कोशिश में उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी भयानक लिखावट और फिर उसके छोटे लाल चेहरे को देखकर झाओ जुनियाओ अचानक जोर से हंस पड़ा। ली शेनगान मन ही मन हैरान रह गया। वयस्क होने के बाद से सम्राट इतने प्रसन्न कभी नहीं हुए थे। लेडी ज़िया सचमुच असाधारण थी। शिया रुकिंग इतनी गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था कि वह अपने पैर पटक दे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पिछले जन्म में उसकी लिखावट काफी अच्छी थी, लेकिन वह ब्रश को ठीक से पकड़ नहीं पाए, इसलिए ऐसा हो गया। कुछ देर हंसने के बाद झाओ जुनियाओ ने उससे पूछा, आपका परिवार विद्वान पृष्ठभूमि से आता प्रतीत होता है, क्या आप लिख नहीं सकती? शिया रुकिंग ने जल्दबाजी में अपने शरीर के मूल स्वामी से जुड़ी यादों को याद करने की कोशिश की। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी माँ का निधन जल्दी हो गया था और मेरे पिता हमेशा व्यस्त रहते थे। मेरे शिक्षण की देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं था। बेटियों को आमतौर पर उनकी माताओं द्वारा पढ़ाया जाता था। जिस लड़की की माँ की कम उम्र में मृत्यु हो जाती थी, उसे विवाह संबंधी मामलों में भी नुकसान उठाना पड़ता था और अक्सर खराब परवरिश के लिए उसकी आलोचना की जाती थी। उसके उदास चेहरे को देखकर झाओ जुनियाओ की मुस्कान गायब हो गई। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और इसके बजाय पूछा, तुम्हें ये लिखने के लिए किसने कहा? महान महान उपपत्नी शिह। ज़िया रुकिंग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। उसका चेहरा शर्मिंदगी और दुख के मिले जुले भाव से लाल हो गया था। इस तरह हंसी का पात्र बनना कितना अपमानजनक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने चुगली की हो। सम्राट ने पूछा था और वह महाराज को धोखा नहीं दे सकती थी। झाओ जुनियाओ ने उसे सिर झुकाए, रुमाल को कसकर पकड़े हुए एक दुखी नन्ही सफेद खरगोश की तरह देखा, बेहद भोली और प्यारी। उसके दिल में दया का भाव उमड़ आया। उसे अपनी ओर खींचते हुए झाओ जुनियाओ ने गर्मजोशी से कहा, क्या मैं तुम्हें लिखना सिखाऊं? उस पर से आंच पर फैली अम्बरग्रीस की हल्की सी खुशबू को सूंघकर ज़िया रुकिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर प्रसन्नता से सिर हिलाया। किसी आकर्षक पुरुष के साथ लिखना, उसे यह पसंद आएगा। आखिर वह इतना सुंदर था। उसका खुरादुरा कठोर बड़ा हाथ उसकी गोरी कोमल छोटी सी को थामे हुए था और ब्रश को पकड़े हुए था, जो बेदाग कागज पर एक के बाद एक स्ट्रोक छोड़ रहा था। कुछ ही देर में कागज पर कुछ अक्षर उभर आए। ब्रश के स्ट्रोक जीवंत और गतिशील थे, शक्तिशाली और ऊर्जावान थे और उनमें एक अलग ही व्यक्तित्व झलक रहा था। शिया रुकिंग मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। इतिहास के प्रसिद्ध सुलेख उस्ताद भी शायद ही इसके सामने टिक पाते। वह कितना सुंदर है और उसकी सुलेख कला भी कितनी उत्कृष्ट है। शिया रुकिंग को रोमांच महसूस हुआ। उसने घबराकर ब्रश को कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं अक्षर खराब न हो जाएं। उसने काफी जोर लगाया। उसके गाल लाल हो गए और नाक की नोक पर पसीने की बूंदें आ गईं।
झाओ जुनयाओ ने नीचे देखा, उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने उसके कोमल हाथ पर अपनी पकड़ और कस ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कांपो मत, तुम्हारे प्रहार दृढ़ होने चाहिए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ब्रश की नोक घूमी और एक और अक्षर कागज पर उभर आया, ऐसा लगा मानो उसकी शक्ति कागज को भेद रही हो। तभी ली शेनगान डर से कांपते हुए अंदर दाखिल हुई। महाराज, उसने धीमी आवाज में पुकारा। क्या बात है? झाओ जुन्याओ ने न तो ब्रश चलाना बंद किया और न ही ऊपर देखा। महान उपपत्नी शिह ने संदेश भेजा है। उनका कहना है कि उन्होंने महाराज के लिए स्वयं सूप तैयार किया है और आपको रात्रि भोज में आमंत्रित किया है। झाओ जुनयाओ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है। शेया रुकी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो सरासर दखलंदाजी है। कुलीन उपपत्नी शिह सिर्फ इन मामूली लोगों पर ही अपना गुस्सा निकाल रही है। क्या वो खुद को नीचा नहीं दिखा रही? हालांकि महारानी कोई संत नहीं है, फिर भी वो कुलीन उपपत्नी शिह से कहीं बेहतर है। दोनों में अंतर साफ है। झाओ जुनयाओ ने ब्रश नीचे रख दिया और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, अब और मत लिखो। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी कॉपी लाऊंगी। तुम्हें लगन से अभ्यास करना होगा। धन्यवाद महाराज। ज़ेया रुकिंग रोमांचित हो उठी और उसने तुरंत अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ये भयानक लिखावट बहुत शर्मनाक है। शुक्र है कि मैं समय बिताने के लिए अभ्यास कर सकती हूँ। वैसे असली वजह यह है कि मैं अब महिला उपदेश की नकल बिल्कुल नहीं करना चाहती। ली शेनेगान, बाद में किसी को ये किताबें कुलीन उपपत्नी शिह को भिजवा देना। उनसे कहना कि मैं आज शाम उनके साथ भोजन करूंगा। झाओ जुन्याओ ने मेज पर रखे महिला उपदेश के ढेर की ओर इशारा किया, जिसे ज़ेया रुकिंग ने कॉपी किया था, साथ ही उन कुछ पन्नों की ओर भी जो उसने खुद उस दोपहर लिखे थे। जी महाराज, ली शेनेगान ने तुरंत जवाब दिया। सम्राट को विदा करने के बाद आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। शेया रुकिंग बहुत अच्छे मूड में थी, चाय की चुस्कियां ले रही थी, जबकि ज़ेड्यू कुछ उलझन में बगल में खड़ी थी। मेरी मालकिन, कुलीन उपपत्नी शिह इस तरह व्यवहार कर रही हैं, फिर भी आप इतनी खुश दिखती हैं। अगर मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या मुझे रोने की जरूरत है? लेकिन अब और कोई बहाना नहीं। ज़ेया रुकिंग ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। उसने जी युए को अपनी ओर खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, सोचो, महाराज को सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? ज़ेड्यू ने एक पल सोचा, फिर कहा, महामहिम को धोखा देना, कृपा पाने की होड़ और ईर्ष्या। शेया रुकिंग ने सिर हिलाया। सही है, लेकिन एक और बात है, पीछा किया जाना। सम्राट को यहाँ आए अभी एक शिचेन भी नहीं बीता था कि शाही उपपत्नी उन्हें छीनने के लिए बेताब हो गई। क्या ये सरासर जासूसी नहीं है? सम्राट की गतिविधियों पर नजर रखना कोई छोटा अपराध नहीं है। कुलीन उपपत्नी शिह का आचरण सचमुच अशोभनीय है, ज़ेया रुकिंग ने धीरे से कहा। जी युए को अचानक एहसास हुआ, ये नौकर मूर्ख है। शेया रुकिंग मुस्कुराए, तुम अभी जवान हो, कुछ सालों में तुम समझ जाओगे। जी युए होशियार थी, बस कम उम्र और अनुभवहीन थी। हालांकि ये कोई समस्या नहीं थी। जब तक वह वफादार रहेगी, ज़ेया रुकिंग उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। आज रात मुझे मेमने का सूप, कुछ हरे प्याज के पैनकेक और कुछ हल्की साइड डिश चाहिए। साथ ही नाशपाती का सूप भी। जी हाँ, ये नौकरानी तुरंत शियाओ जीजी से खाना मंगवाएगी। ज़ेड्यू मुस्कुराते हुए चली गई। ज़ियाओ जीजी को निर्देश मिले और वह तेजी से शाही रसोई की ओर बढ़ी, मानो एक बार में 2 कदम उठा रही हो। शाही रसोई की रखवाली कर रहे छोटे हिजड़ों ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और उन्हें घेर लिया। नपुंसकशी, क्या लेडी ज़िया भोजन का अनुरोध कर रही हैं? क्या आपको पता है कि लेडी शिया आज क्या खाना पसंद करेगी? नपुंसकशी, कृपया बैठ जाइए। श्याओ जीजी को आश्चर्य नहीं हुआ। महल में खबर बहुत तेजी से फैलती थी और यह स्वाभाविक था कि हिजड़े शाही कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की चापलूसी करें। लेडी शिया की इस चेतावनी को याद करते हुए कि सत्ता हासिल करने के बाद भी उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, उन्होंने तुरंत विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने लेडी शिया के निर्देशों को बताया, कई छोटे हिजड़े तुरंत उसकी चापलूसी करने लगे। कोर्स के पाठ्यक्रम की निश्चिंत रहें हिजड़े शी, तैयार होते ही हम इसे पहुंचा देंगे। आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। श्याओ जीजी खुश था, हालांकि अपने स्वामी के भोजन के मामले में वह लापरवाही नहीं कर सकता था। उसने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आप सब बहुत व्यस्त हैं, आपको और परेशान करना ठीक नहीं होगा। खाना बन जाने पर छोड़ दीजिए, बस इतना ही काफी है। ये सुनकर छोटे हिजड़ों ने और जिद नहीं की। वे सब चतुर थे, भला महल के तौर तरीके वे कैसे न समझ पाते। अचानक एक नन्हा हिजड़ा आगे झुका। क्या लेडी शिया को और कुछ चाहिए? केकड़े आजकल खूब मिल रहे हैं और मेरे मालिक ने केकड़े की पेस्ट्री बनाई है। एक और व्यक्ति मुस्कुराते हुए तुरंत आगे आया। कल जो ताजी बास मछलियां आई थी, वे पिछवाड़े के तालाब में बहुत चुस्त दुरुस्त और मोटी हैं। उन्हें भाप में पकाकर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। क्या लेडी ज़िया इन्हें चखना चाहेंगी? उन्हें इस हालत में देखकर एक और व्यक्ति भी पीछे न रहने की चाह में शामिल हो गया। मेरे मालिक ने अखरोट के आटे और गाय के दूध से लाल सेम का पेस्ट बनाया है। लाल सेम की भराई वाली यह भाप में पकी मीठी पेस्ट्री नर्म, सुगंधित और मीठी है। अपने शोरगुल भरे समूह से घिरी हुई शियाओ जीजी अभिभूत महसूस कर रही थी। आपकी उदार पेशकशों के लिए धन्यवाद। अगर हमारी लेडी ज़िया को किसी चीज की जरूरत होगी, तो आप सभी को सबसे पहले पता चलेगा। आप तो बहुत दयालु हैं, हिजड़े शी, समूह ने हंसते हुए कहा। लेडी शिया इंतजार कर रही हैं, मुझे वापस जाना होगा। इतना कहकर शियाओ जीजी ने समूह की उलझनों से खुद को अलग किया और चला गया। वापस लौटने के बाद ज़ियाओ जीजी ने शाही रसोई में घटी हर बात का ब्यौरा दिया। शेया रुकिंग ने सुना, लेकिन वो खुश नहीं दिखी। उन्होंने बस उन्हें याद दिलाया कि बाद में खाना लेना न भूलें। चिंता क्यों करें मेरी महिला, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनकी पसंदीदा हैं। शाओ जीजी कुछ असमंजस में थी। क्या महल के सभी स्वामी कृपा पाने के लिए उत्सुक नहीं थे? ज़ेड्यू ने उसे घूर कर देखा।
बकवास मत करो। ओह, अपनी गलती का एहसास होते ही जियाओ सीसी ने झट से अपना मुंह ढक लिया। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, खाना तैयार होने पर मुझे बुला लेना। जिया रुकिंग ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। हाँ, दोनों ने आज्ञा का पालन किया और अपनी मालकिन को उनके सोफे तक ले जाने में सहायता की, फिर चुपचाप वहां से चले गए। बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। शरद ऋतु की 2 बारिशों के बाद रात और भी ठंडी होती जा रही थी। शेया रुकिंग ने अपने जीवन के लक्ष्यों और वर्तमान स्थिति पर विचार किया। उसका अंतिम लक्ष्य एक सुखमय और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना था, जिसमें वह दुनिया भर के व्यंजनों का आनंद ले सके। यदि संभव हो तो वह बाहर जाकर नई जगहों को देखना पसंद करती। उसकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार थी। पहली बात तो यह है कि सम्राट ने उस पर ध्यान दिया था और उसे नापसंद नहीं किया था। दूसरे, महारानी और शाही पत्नी उस पर शेरों की तरह नजर रख रही थी और महल की अन्य रानियों के साथ भी खिलवाड़ करना उचित नहीं था। तीसरी बात, उनके निम्न जन्म के कारण निकट भविष्य में पदोन्नति मिलने की संभावना नहीं थी। चू राजवंश में उपपत्नियों का पद उनके पिता और भाइयों से अधिक न होने की प्रथा थी। उनके पिता केवल 7वें दर्जे के काउंटी मजिस्ट्रेट थे, इसलिए छठे दर्जे की सम्मानित महिला के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति असाधारण गरिमा का प्रतीक थी। उल्लेखनीय सेवा या संतान के बिना आगे पदोन्नति करना पैतृक नियमों का उल्लंघन होगा। उसकी रखेल से जन्मा उसका बड़ा भाई साक्षात शैतान था। उसे मारपीट और हिंसा के सिवा कुछ नहीं आता था। वह स्थानीय गुंडों का साक्षात सरदार था। उपलब्धि, भला ये क्या इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। उनके पिता, जो विद्वत्ता को महत्व देते थे, अपने इस नाजायज बड़े बेटे से बेहद नफरत करते थे। उसका छोटा भाई, जो उसका सगा भाई था, काफी होशियार था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और वह अक्सर बीमार रहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इस साल केवल 10 साल का था। उसका जन्म समय से पहले हुआ था और उसकी माँ उसे जन्म देते समय ही गुजर गई थी। परिणाम स्वरूप उसके पिता हमेशा इस वैध दूसरे बेटे को दुर्भाग्य का कारण मानते थे और इसलिए उससे कोई स्नेह नहीं रखते थे। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने 4 साल पहले लेडी याओ से पुनर्विवाह कर लिया था। यह महिला बेहद चालाक थी और उसने अपने पति को पूरी तरह से मोहित कर रखा था। जब उसने एक लड़के और एक लड़की, दोनों जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो उनके पिता लेडी याओ के प्रति और भी अधिक सम्मानजनक हो गए। इस प्रकार उसके जैविक पिता वास्तव में उसके सौतेले पिता बन गए थे। रुको, बस करो, इस अराजक गड़बड़ी पर इतना ध्यान क्यों देना? आखिर उसका परिवार भरोसेमंद नहीं था। तो अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर उसने हरम में जीवित रहने के लिए 2 सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया। सबसे पहले, बहुत ज्यादा पक्षपाती मत बनो। दूसरा, सम्राट के साथ तालमेल बिठाने का कोई रास्ता ढूंढना। अपनी निम्न जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण अत्यधिक कृपा प्राप्त करना मृत्यु को गले लगाने के समान था। उसे अपनी कृपा के इस वर्तमान प्रवाह को नियंत्रित करने, अपनी जान बचाने और फिर दीर्घकालिक योजना बनाने का रास्ता खोजना था। उसे सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता थी। आखिरकार आगे का रास्ता लंबा था, भविष्य में क्या होगा कौन जाने। जब तक सम्राट उसकी रक्षा करने को तैयार थे, उसे प्रतिदिन संघर्ष नहीं करना पड़ता, लगातार चिंता और यातना या षड्यंत्रों के भय से मुक्त रहना पड़ता। योजना बना लेने के बाद जिया रुकिंग को थोड़ी राहत मिली। उसने रात के खाने में मटन का सूप पिया और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाए, फिर हाथ मुंह धोने के बाद संतुष्टि से सो गई। कुलीन उपपत्नी शेर के निवास पर स्थिति कुछ हद तक पेचीदा थी। जब सम्राट रात के खाने के लिए आए, तो उसने हमेशा की तरह उसी बातचीत और हंसी के साथ उनका स्वागत किया और अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। हालांकि उसे अब भी सम्राट से एक अलग तरह की ठंडक महसूस हो रही थी। उसने संकोच से पूछा, चचेरे भाई, क्या ये व्यंजन आपको पसंद नहीं आए? अकेले में वह हमेशा उसे इसी तरह संबोधित करती थी और वह मौन रूप से इसे स्वीकार कर लेता था। यह उनके विशेष बंधन का प्रतीक था, एक ऐसा बंधन जो किसी और के पास नहीं था। झाओ जुन्याओ की मुस्कान हमेशा की तरह बरकरार था। Like, share and subscribe for more stories. आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।